तो कहानी की शुरुआत एरियल नाम के एक लड़के से होती है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठा था और आज के दिन ये डिसाइड होगा कि आखिरकार एरियल को कौन सी क्लास मिलने वाली है। सभी लोगों को विश्वास था कि एरियल को सबसे टॉप के हीरो की क्लास मिलेगी, लेकिन तभी उसकी बहन कहती है, फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन तुम्हें तुम्हारी क्लास का पता चलेगा। हाँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एरियल को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि उसे बस नॉर्मल सी क्लास मिलेगी। दरअसल इस वर्ल्ड में जब भी कोई बच्चा 10 साल का होता है तो गॉडेस आकर उसे डिफरेंट क्लास यानी कि मैजिक देती है, और यही डिसाइड करता है कि आखिरकार वो लोग आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, आलू बेचने वाले या फिर स्वॉट्समैन, और यहाँ तो कोई निंजा। और आज के ही दिन एरियल की ब्लेसिंग सेरेमनी होने वाली है। और अब किंगडम के सभी बच्चे चर्च में आ चुके थे ताकि वो लोग अपने अपने करियर के बारे में जान सके। वहाँ पर सबसे पहले एक बच्चा आता है और अब उसके बाद वो आगे टीचर के पास पढ़ता है। टीचर उस पर कुछ मंत्र फूंकता है। अचानक से उस बच्चे को अपने मन के अंदर कुछ विजुअल्स दिखता है और टीचर उसे बोलता है, अरे बच्चे, तुम तो एक ब्लैकस्मिथ बनोगे। और वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वापस से अपने फादर के पास जाता है। आगे जाकर अब धीरे धीरे करके सभी बच्चों की ब्लेसिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब अगली बार ये अब फाइनली एरियल की आ चुकी थी। सभी लोगों को उस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास था क्योंकि उसकी मॉम स्वॉर्ड प्रिंसेस थी और उसके डैड एक बहुत ही ओपी से मेज थे। इसलिए सभी लोगों को लग रहा था कि एरियल को तो कोई टॉप की हीरो क्लास मिलेगी। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और टीचर एक बार वापस से उस पर ब्लेसिंग मैजिक का यूज़ करता है, लेकिन तब एरियल को अपने दिमाग में कुछ भी दिखाई नहीं देता और टीचर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। लेकिन वो बाद में जाकर सभी लोगों को बताता है एरियल के पास कोई भी क्लास नहीं है, यानी कि इकलौता क्लासलेस हीरो है। और सभी लोग इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि एरियल अपने मन में बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अब एरियल को अपने मन में शक होता है कि क्या वो इस ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएगा या फिर नहीं। इतने में हम वापस से एरियल को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम इस पूरे वर्ल्ड की 10 स्वॉर्ड प्रिंसेस थी और वो अपने बेटे को बचपन से ही स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दे रही थी। भले ही अलग बात है कि वो उसे आकर एकदम हेलीकॉप्टर शॉट मार देती थी, लेकिन फिर भी अब एरियल को स्वॉर्ड के बारे में काफ़ी कुछ पता चुका था। लेकिन उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी, इसलिए वो उसे बोलती है, अरे बच्चे, तुम आराम से ट्रेनिंग करो, हम तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालने वाले। और अब उसके बाद एरियल डिसाइड कर देता है कि वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ओपी स्वॉर्डमैन बनेगा, इसीलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे चलकर वहां पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचता है, जहां पर कि वो देखता है कि दो बच्चे जिनके पास के पहले ही स्वॉर्ड क्लास थी, वो लोग आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन लोगों की मूवमेंट और स्पीड काफ़ी ज़्यादा ओपी होती है। लेकिन जब वो लोग एरिल को देखते हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड हो चुके थे। एरिल उनके पास आता है और वो उनसे बातचीत करना शुरू करता है। वो उन्हें बोलता है, अरे क्या मैं भी आप लोगों के साथ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर सकता हूँ। लेकिन वो उसे साफ साफ ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। उनमें से एक बच्चा उसे बोलना शुरू करता है, देखो एरिल, तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, इसीलिए तुम स्वॉर्ड की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन एरिल की ग्रैंड मस्ती काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए वो उसे सीधा ही 1v1 कस्टम मैच के लिए चैलेंज कर देता है और वो बच्चा भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है। पर लड़ने से पहले वो उसे बोलता है, अरे एरिल, क्या तुम्हारे पास प्रोटेक्शन मैजिक है या फिर वो भी नहीं है? और प्रोटेक्शन मैजिक तो इस वर्ल्ड के हर एक बच्चे को मिलता है जो भी इस वर्ल्ड में पैदा होता है, पर एरिल के पास तो वो भी नहीं था। पर वो फिर भी उसे फाइट करने के लिए बिल्कुल मान जाता है। हम देखते हैं कि वो लोग फाइट करना शुरू करते हैं और लकीली हम देखते हैं कि एरिल के पास कोई भी स्वॉर्ड क्लास नहीं थी, पर उसे फिर भी स्वॉर्ड फाइट करनी आती थी और वो उस बच्चे से बहुत ही ओपी तरीके से लड़ना शुरू कर देता है। उस बच्चे के दोस्त को लगता है कि वो तो एरिल से बस खेल रहा है, इसीलिए वो पीछे से उसे बोलता है, अरे जल्दी से अब इसे ख़त्म भी कर लो। लेकिन वो बच्चा बोलता है, अरे नहीं, मैं अकेला नहीं कर सकता, ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो बच्चा अकेले एरिल से नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए पीछे से उसका दोस्त भी एरिल पर वार करना शुरू करता है। इतने में ही एरिल अपनी सुपर स्पीड से वहाँ से निकल जाता है और बारी बारी करके दोनों को ही वन टैप मारकर ख़त्म कर देता है। और वो दोनों बच्चे एरिल के इस टैलेंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो बहाने बनाना शुरू करते हैं, अरे नहीं, तुमने चीटिंग की है, हमें वापस से रीमैच चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें रीमैच करना है तो भी आ जाओ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक अजीब सा लाल बालों वाला बच्चा आता है और उसकी क्लास बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा हाई की होती है। वो दोनों बच्चों को बोलता है, तुम मुझसे पहले ही हार चुके हो, इसलिए तुम लोग रीमैचेस डिजर्व नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लाल बलों वाला बच्चा एरिल की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस के बेटे हो? और अब इसीलिए वो बच्चा भी एरिल को 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर देता है। बाद में जाकर एरिल को पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विलेज सिक्योरिटी कैप्टन इवान का बेटा है और एरिल इसके फादर यानी कि इवान को पहले से ही जानता था और उसका फादर इस विलेज का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। और अब वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा रेज में आ चुका था जब उसे पता चलता है कि इसकी मॉम कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड प्रिंसेस है।
वो कैसे भी करके ये साबित करना चाहता था कि उसकी फैमिली उनकी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। इसलिए वो एरिल को सबसे पहले 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि एरिल के पास काफ़ी ज़्यादा ओपीसी पावर होने वाली है। वो उसे बोलता है, बच्चे अब मैं तुझे मार दूंगा। और अब तो एरियल भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग तलवारबाजी करना शुरू करते हैं और उन दोनों के मूव्स ही काफी ज्यादा फास्ट थे। और उस लाल बालों वाले लड़के के पास पहले से ही एक अजीब सी क्लास थी और वो थी स्वॉर्ड्समैन की, इसीलिए उसके पास एरियल से थोड़ा ज्यादा एडवांटेज था। उनकी फाइट के बीच में अचानक से एरर को एक ओपनिंग दिखती है, इसीलिए वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मौका देखते ही उस वक्त वो एरर पर डबल स्लैश का यूज कर देता है और ये वाली स्किल काफी ज्यादा ओपी होती है, जिसको खाने के बाद कि अब एरियल काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और अब ये फाइट एरियल हार चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि जब एरियल अपनी आंखों को खोलता है तो वहां पर उसकी बहन आती है और वो उसके साथ स्वॉर्ड को डेवलप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। लेकिन एरियल एक सिग्मा बॉय था, इसीलिए वो सीधा ही आगे बढ़ना शुरू करता है। वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करता है और सीधा ही अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वहां पर निकल जाता है, क्योंकि अब तो उसे कैसे भी करके स्ट्रांग बनना था और उस लाल वाले लड़के को वापस से हराना था। हम देखते हैं कि जो एरियल की बहन होती है वो एरियल की मॉम के पास जाती है और वो उसे पूछती है, मॉम एरियल के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि जो एरियल है वो इस वक्त काफी ओपी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। वो उसे एक बक्से तक ले जाती है जहां पर की बहुत सारी टूटी हुई स्वॉर्ड रखी हुई थी और उसने तो पिछले हफ्ते काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी थी। इतने में ही वो बोलती है, मॉम मेरा सपना है कि मैं एक ऐसे स्वॉर्ड का निर्माण करूं जहां पर कि सभी लोग जिनके पास भी क्लास नहीं है वो सभी लोग वहां पर सर्वाइव कर सकें। और जिस बात को सुनकर कि फरा भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि एरियल अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल सही समय पर अपनी डबल स्लैश एबिलिटी का यूज करके उसे खत्म कर देता है और अब वो वापस से अपने विलेज की ओर भागने वाला था ताकि वो विलेज के चीफ को यहाँ पर बुला पाए। लेकिन तभी उसे कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ता है और वहां पर वो झांक कर देखता है कि उसी लाल वाले लड़के पर एक अजीब सा हॉबगॉब्लिन अटैक कर रहा है और वो बच्चा भी सेम एरियल की जैसा ही यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ तक कि उसने कुछ गॉब्लिन्स को हरा भी दिया था। इतने में हम देखते हैं कि वो बच्चा अपनी बची पावर का यूज करके अब फाइनली उस हॉबगॉब्लिन को भी अब खत्म कर लेता है, पर अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और ना ही तो उसके पास कोई स्टैमिना था। जब एरियल जमीन पर देखता है तो वो देखता है कि उसका गंगा जल तो एकदम टूटकर बिखर चुका है, इसीलिए वो वापस से रिवाइव नहीं हो सकता। इसीलिए एरियल अपने बैग से गंगा जल निकालता है और उस बच्चे को दे देता है और अब वो वापस से रिवाइव हो चुका था। उस लाल बच्चे को पता चलता है कि एरियल ने ट्रिपल स्लैश मैजिक की एबिलिटी को सीख लिया है, पर जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि एरियल के पास कोई भी ट्यूटर नहीं था उसे सिखाने के लिए। वो लोग अपनी पावर को मेजर करने के लिए एक बार वापस से रीमैश करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोनों ही ट्विन स्लाइस का यूज करते हैं और जब वो लाल बाल वाला लड़का देखता है कि एरियल उस ट्विन स्लाइस का यूज करवाता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका है। वो लोग एक बार वापस से ट्विन स्लाइस मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन इस बार अचानक से एरियल 3 स्लाइस का यूज करता है और जिसकी वजह से कि अब एरियल इस बार जीत चुका था। यहाँ तक कि वो बच्चा भी एरियल की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसकी 3rd स्लाइस काफी ज्यादा फास्ट थी। आगे हम देखते हैं कि वो लोग डिनर करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी फेरा एरियल को बताना शुरू करती है, क्या तुम्हें पता है कि इवॉन का बेटा ब्रेस्टा सिटी में जा रहा है। और ब्रेस्टा सिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की सिटी होती है, जहाँ पर कि देश के अलग अलग कोने से तलवारबाज सीखने के लिए आते हैं और फेरा तो अपने प्राइम टाइम में यहीं पर सिखाने का काम किया करती थी। और अब आगे कुछ स्वॉर्ड्समैन जो कि एक वैगन में बैठे हुए थे वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स की ओर आगे बढ़ पाएं। और वहीं पर हम देखते हैं कि एरियल भी उन्हीं में से शामिल था और उन्हीं में से 2 लड़का लड़की आपस में बातें करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक तो उन दोनों की ही क्लास काफ़ी ज़्यादा अपर क्लास की थी, जिनमें से कि एक बारबेरियन था और एक उसके बाद वो एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उनमें से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वो बारबेरियन उस लड़की को बोलता है, अरे तुम्हारे प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, आखिरकार तुम कैसे लड़ लेती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वैगन का ड्राइवर होता है वो उन्हें बोलता है, अरे रुक जाइए, अब पता चल जाएगा कि आखिरकार आप में से कौन स्ट्रांग है। आगे हम देखते हैं कि वहां पर तो पूरा का पूरा ऑक्स का झुंड था। सभी लोग उन चीजों को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, यहाँ तक कि वहां सिर्फ और सिर्फ ऑक्स नहीं बल्कि वहां तो ऑक्स का राजा भी था। उनमें से एक बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो स्वॉर्ड्समैन को बोलता है, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन वो स्वॉर्ड्समैन अब काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो सीधा ही वैगन छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहां से भाग चुकी थी। ड्राइवर अपने मन में सोचता है कि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है और ना ही तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई आएगा, इसीलिए अब वो यू टर्न मारने का सोच लेता है। लेकिन तभी वहां पर एक बच्चा जाता है
और ये कोई और नहीं बल्कि एरियल था। वो आगे भागना शुरू करता है और अब एक के बाद एक करके हर एक ऑक मॉन्स्टर को पेलना शुरू करता है। उसकी स्पीड अब काफ़ी ज़्यादा ओपी हो चुकी थी और यहाँ तक कि वो एक ओपी सी मैजिकल बिल्डिंग का यूज़ कर रहा था जिसका नाम था ब्लैंक डैश। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑक्स की सेना उसे चारों दिशाओं से घेर के रख देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल अपनी सबसे पावरफुल मैजिक का यूज़ करता है जिसका नाम होता है ब्लेड डांस, और ये सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस ही अपने ज़माने में यूज़ कर पाती थी। और यहाँ तक कि वो वैगन का ड्राइवर भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार एक बच्चा स्वॉर्ड प्रिंसेस की मैजिकल एबिलिटी का यूज़ कैसे कर पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल यहीं पर नहीं रुकता। वो सबसे पहले हवा में एक ऊंची जंप को मारता है और एक ही शॉट में किंग ऑफ ऑक्स को ख़त्म कर लेता है। वो वापस से उसी ड्राइवर की ओर आगे बढ़ता है और वो उसे बोलता है, अब रास्ता साफ हो चुका है, क्या अब हम सिटी ऑफ स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि वो बच्चे एरियल की इस पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। आप तो पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन हो, आखिरकार आपकी क्लास क्या है। अरे मेरी क्लास क्लासलेस है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। हम 5 साल पहले की कहानी देखते हैं जहां पर कि सभी को पता चुका था कि एरर के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो ट्विन स्लैश मैजिक का यूज़ करता है। यहाँ तक कि उसकी मॉम ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि उसके बेटे के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी 2 स्लैश मैजिकल एबिलिटी का यूज़ कर सकता है। और उसी दिन के बाद से एरन ने डिसाइड कर दिया कि वो अपनी मॉम से हर एक टिप्स ट्रिक्स को लेगा। और अब हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एरल अब फाइनली द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि अपनी मंजिल में पहुंच चुका है। वहाँ पर वो ड्राइवर उसे बताना शुरू करता है कि यही वो सिटी है जहाँ पर कि लोग देश विदेश से आते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्डशिप को सीखने के लिए। और वो सिटी तो सच में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और अब यहाँ से एरर अपनी नई जर्नी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। लेकिन तभी वो ड्राइवर उसे बोलता है, यहाँ पर संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ओपी से स्वॉर्ड्समैन हैं, जैसे कि आप हो। क्या मैं सही समझा? अरे नहीं, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। अरे मुझे पता है कि आप एक स्वॉर्ड्समैन हो। और बाद में वो ड्राइवर उसे बताता है कि वो तो बस पार्ट टाइम करने के लिए ड्राइवर बना है और यहाँ तक कि उसका फुल टाइम जॉब एक होली नाइट का है। और ये देखकर तो एरर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। और जाते जाते वो ड्राइवर उससे बोलता है, अगर तुम्हें इस टाउन में अपनी जर्नी शुरू करनी है तो सबसे पहले तुम्हें गिल्ड को फाइंड करना, ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे गिल्ड भी है। और अब एरल भी गिल्ड को ढूंढने के लिए टाउन में निकल जाता है और वहाँ पर उसे बहुत ही लाजवाब गिल्ड दिखते हैं, जिनमें से कि कोई गिल्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और कोई गिल्ड बस ऐसे ही होते हैं। और अब वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी एक अजीब सी लड़की पीछे से एरल को धप्पा करने के लिए आती है। लेकिन हम देखते हैं कि एरल तो बिना देखे ही उसे डॉज कर लेता है और बाद में जाकर वो लोग एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देती है। अरे नहीं, मुझे तो लग गई, तो क्या तुम मेरी गिल्ड में आना चाहोगे? अरे लड़की, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिलिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से साइन करो ताकि आप हमारे गिल्ड में आ जाओ। उस लड़की को लग रहा था कि जो एरल है उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऊपे और पीसी पावर है, लेकिन एरल को इसमें एकदम ज़ीरो इंटरेस्ट था। इसीलिए वो उसके मुंह पर ही मना कर देता है उसके गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वो लड़की उसे कन्विंस करना शुरू करती है और वो उसे बोलती है, अगर आप मेरी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो आप मेरे साथ डेट पर आ सकते हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम में ज़ीरो इंटरेस्ट है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा रूड हो। आखिरकार किसी में इतना ईगो कैसे हो सकता है? और अब वो सच को स्वीकार कर चुकी थी कि एरल उसकी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने वाला। यहाँ तक कि एरल को उसे देखकर अपनी बड़ी बहन की याद आ रही थी, क्योंकि वो दोनों एकदम सैम थे। उन दोनों के पास कोई भी क्लॉट नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को जगत सुंदरी मानती थी। एरल उसे बोलना शुरू करता है, देखो मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो और मुझे बताओ कि आखिरकार इस टाउन का सबसे खतरनाक गिल्ड कौन सा है। अगर तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने वाले तो शायद से सबसे खतरनाक गिल्ड, हाँ, वो ब्लैक ब्लेड हो सकता है। और अब एरल ब्लैक ब्लेड गिल्ड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली ब्लैक ब्लेड गिल्ड तक पहुंच चुका था, जहां पर कि उसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है। अबे बच्चे, आखिरकार तू यहाँ पर क्यों आया है? मुझे ब्लैक ब्लेड गिल्ड में ज्वाइन होना है। इसके लिए सबसे पहले तुझे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और अब एरल भी गिल्ड के अंदर फाइनली आ चुका था, जहां पर कि एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बहुत लंबी लाइन थी और अब फाइनली उसकी बारी आ चुकी थी। वो जैसे ही आगे बढ़ता है और अब वो रिसेप्शनिस्ट से बातें करना शुरू करता है। वो उससे पूछता है, ठीक है, तो तुम्हारा नाम एरल है, पर आखिरकार तुम्हारी क्लास क्या है? मेरी क्लास? मैं क्लासलेस हूँ। क्या तुम एक क्लासलेस हो? फिर यहाँ पर क्यों आए हो? और वो और बाकी लोग उस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस टाउन में जो भी क्लासलेस होता है सभी लोग उसे कचरे से भी बदतर समझते हैं। लेकिन एरियल उसे कन्विंस करना शुरू करता है, अरे मुझे एक बार मौका तो दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर कुछ ए रैंक की पार्टी वहाँ पर आती है और सभी उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे, क्योंकि इस टाउन के गिल्ड्स में काफ़ी कम लोग हैं जो कि ए रैंक तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट एरियल के रिज्यूमे को उसके मुंह के सामने ही फाड़ के रख देता है
और वो उसे बोलता है कहीं दूसरी गिल्ड में ट्राई करो। और अब एरियल किसी गिल्ड को ज्वाइन करने के चक्कर में इधर उधर धक्के खाना शुरू करता है, लेकिन जहां कहीं भी वो जाता सभी लोग उसकी बेइज्जती ही करते। और अब इतनी बेइज्जती होने के बाद अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। वो एक जगह शांति से बैठता है और शांति से सोचता है कि आखिरकार उसे आगे चलकर क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपने जेब में एक लेटर दिखता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मॉम ने ही उसे दिया था। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था और इसको पाकर एरियल सीधे ही अपने मॉम वाली गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा। इसीलिए वो सोचता है कि उसे अपनी मॉम के दिए गए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को यूज़ करना ही होगा। लेकिन एक बार पीछे से वहाँ पर वापस से लिलिया वहाँ पर आ चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, तो आखिरकार अब तुमने अपना मन क्या बनाया? मैं अभी भी रिफ्यूज़ करता हूँ। और हम देखते हैं कि एरियल तो आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो अपने मॉम के ओल्ड गिल्ड को ढूंढ पाए। लेकिन लिलिया अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो उसका पीछा करना शुरू करती है, यहाँ तक कि वो उसके सामने घुटने टेक कर भी माफ़ी मांगती है। और वो उसे बोलती है, प्लीज़ एक बार तो हमारा गिल्ड ज्वाइन कर लो। अगर तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मान जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ प्लॉट को डिवाइड कर लूँगी। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने देखती है तो एरियल वहाँ से ही गायब हो चुका था। अरे आखिरकार वो ऐसा कैसा अकड़ू किस्म का आदमी है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली अपनी लोकेशन तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसे अपनी मॉम का पुराना गिल्ड नहीं मिलता। लेकिन एक बार पीछे से वहां पर वापस से लिलिया वहां पर आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, मुझे लगता है कि तुमने अपने माइंड को चेंज कर लिया। सामने देखो, वो किसी और का गिल्ड नहीं बल्कि मेरा गिल्ड है। और यहाँ तक कि एरियल भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। वो बोलता है, अरे वाओ, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हाँ मुझे पता है, ये तुम्हारी सॉर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना? और अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी। वो एक बार वापस से उसे बोलना शुरू करती है, क्या तुम एक बार हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो? लेकिन एक बार एरियल फिर से उसे मना कर देता है। वो उसे बताना शुरू करती है कि उन लोगों के गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग है। और जैसे ही वो इस नाम को सुनता है उसकी माइंड की बत्ती जलती है और उसे अपनी मॉम की कही गई बातें याद आती हैं। एरियल, मेरा पुराना गिल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसका नाम शायद ड्रैगन फैंग था। और जब वो इस बात को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। और अब वो फाइनली लिलिया की बात को मान जाता है, क्योंकि जो लिलिया गिल्ड था वही उसका मॉम का भी गिल्ड था। और अब वो मान जाता है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। लिलिया उसे सबसे पहले अपने गिल्ड के हॉल में ले जाती है, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात गिल्ड के लीडर से होती है और उसका नाम था ड्यूअल सॉर्ड किंग। और वो अपने प्राइम टाइम में काफ़ी ज़्यादा ओपी सा आदमी था, लेकिन अब उसका डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि जब से उसका एक हाथ कटा है तब से उसने सब कुछ काम करना ही छोड़ लिया। लेकिन तभी लिली अपने डैड के पास जाती है और वो उसे बोलती है, डैड ये एक नया एडवेंचरर है और ये हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए मान गया है। लेकिन अब उसके डैड को किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लिली अपने डैड के बारे में एरियल को बताना शुरू करती है कि वो अपने प्राइम टाइम में काफ़ी ओपी सा स्वॉर्ड किंग था और यहाँ तक कि लोग उसे 2 स्वॉर्ड का मालिक भी बोलते थे। लेकिन अब उसका डाउनफॉल चल रहा है और साथ साथ में ही इस गिल्ड का भी डाउनफॉल चल रहा है, इसीलिए सब कुछ उसकी ज़िंदगी में काफ़ी घटिया सा हो रहा है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। और अब एरियल भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था, क्योंकि अब उसे फाइनली कोई तो गिल्ड मिल चुका था और अब वो लोग फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि लिलिया उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ना शुरू करती है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम एरियल है, क्या तुमने अपनी क्लास में क्लासलेस लिखा है? आखिरकार ये किस प्रकार का जोक है? क्या ये जोक नहीं है, ये सच है। मेरी क्लास क्लासलेस है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो, ये मेरा डॉक्यूमेंट भी है। और अब लिलिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो चुपचाप होकर खड़ी होती है और सबसे पहले वहाँ से एक स्वॉर्ड को निकालती है। क्या? अबे साले, तू एक क्लासलेस है, तूने मुझे ही बताया क्यों नहीं? और हाँ, तुझमें किस बात का ईगो भरा पड़ा है? मुझमें तो कोई ईगो नहीं, तू तुम्हारी गिल्ड का सत्यानाश कर लेगा। आखिरकार अब हम लोग कहाँ जाएंगे? और जब लिलिया को पता चलता है कि एरियल क्लासलेस है तो वो एकदम बौखला चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक क्यूटी लड़की आती है और वो बोलती है, लिलिया आखिरकार क्या गड़बड़ हो चुकी है? तुम्हारी आवाज़ बाहर तक आ रही है। राइनर अनर्थ हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से एक मेंबर को साइन किया, लेकिन ये नल्ला एक क्लासलेस निकला। क्या क्लासलेस? कहीं ये वो तो नहीं? हाँ मुझे पता है तुम वही हो, पर आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल चुके हो? हमने तो साथ में स्वॉर्ड फाइट भी की थी। नहीं, मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा और इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। तुम मेरे साथ मजाक मत करो। हाँ लेकिन तुम्हारा हेयर कलर मेरे एक पुराने दोस्त से मिलता है। अरे क्या था वो? वो शायद से ईवान का बेटा था। ईवान का कोई बेटा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इकलौती बेटी थी, यानी कि लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जैसे कि एरियल पहले भी स्वॉर्ड फाइट कर चुका है। वो उसे बोलता है, हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो चुके हो और हाँ तुम्हारे माउंटेन्स भी माउंट फूजी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब उसके बाद वो लोग एक दूसरे को एक बार वापस से 1v1 करने के लिए चैलेंज दे देते हैं, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से कैसे भी करके लड़ना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं राइनर को पता ही था कि जो एरियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है
यहाँ तक कि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और अब उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं। लिलिया राइनर से पूछना शुरू करती है कि क्या एरियल सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है भी या फिर नहीं, क्योंकि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है। लेकिन तभी राइनर उसे बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आगे अब उन लोगों का बैटल शुरू हो चुका था। सबसे पहले राइनर एरियल पर ट्विन स्लैश मैजिक का यूज़ कर देती है, लेकिन एरियल अपने मन में सोचता है कि वो इसे ईजिली नलीफाई कर लेगा। लेकिन राइनर का अटैक वो सीधा ही एरियल को लग जाता है। वो उसे बोलता है, आखिरकार मैं इसे नलीफाई क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी हूँ। हमें पता चलता है कि जो राइनर होती है उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की है और अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। यहाँ तक कि वो स्वॉर्ड जो कि वो यूज़ करती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ओपी है। यहाँ तक कि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए अब वो बिना रुके एरियल पर अटैक करना शुरू करती है। पर कहीं ना कहीं अब एरियल को बता चुका था कि अगर उसने डिफेंस से भी खेला तो वो मारा जाएगा। इसीलिए वो सबसे पहले राइनर से दूर हटता है और अपनी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करता है। लेकिन राइनर बिना रुके एरियल पर चार्ज कर लेती है और वो उसे खत्म कर लेती है। पर बाद में जाकर उससे पता चलता है कि ये तो बस एरियल का एक शैडो क्लोन था। और यहाँ तक कि राइनर एरियल की इस नई एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि ये तो एक सुप्रीम लेवल का मैजिक होता है जो कि काफी ज्यादा ऑसम होता है और सिर्फ हाई लेवल एडवेंचरर ही इन्हें यूज कर पाते हैं। आगे वो उस पर अटैक करना शुरू करती है, लेकिन एरियल उसके अटैक को बड़े ही आराम से डॉज करना शुरू करता है। और वो बार बार करके अपने शैडो ग्राउंड बनाकर एरियल को चकमा देता है। उसे पता चलता है कि उसका कोई भी बेटा अभी तक राइनर पर लगा नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन मैजिक भी है। इसीलिए वो अपनी मॉम की सिखाई गई एक नई स्किल का यूज करके उसे सीधा ही खत्म कर लेता है। और एक बार अब फाइनली फिर से एरियल जीत चुका था। इतने में हम देखते हैं कि जो राइनर होती है वो रोना शुरू कर देती है और अब वो वहां से निकल जाती है। लिलिया और एरियल आपस में बातें करना शुरू करते हैं और बाद में जाकर लिलिया एरियल को राइनर की बैक स्टोरी बताती है कि उसने इस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। और अब उसके बाद वो एरियल को ये भी बता देती है कि उनका गिल्ड इस बार काफी ज्यादा कर्जे में है, पर आने वाले हफ्ते में कुछ गिल्ड का कंपटीशन होने वाला है और जो कोई भी उसमें जीतेगा प्राइस पूल के तौर पर उसे काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन अभी उन लोगों की गिल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स है और जो गिल्ड का कंपटीशन होता है वो 5 वर्सेस 5 होता है, इसीलिए उनके कोई भी चांसेस नहीं है जीतने के लिए। लेकिन एरियल इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और एरियल की इस जोश को देखकर तो लिलिया का फादर भी काफी खुश हो चुका था। और अब एरियल अपनी नींद से उठ चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने अपनी मॉम की गिल्ड को फाइनली ज्वाइन कर लिया है, पर अब वो इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और वहीं हम लोग राइनर और लिलिया को देखते हैं और अब एरियल भी उनके पास आ चुका था। और जब लिलिया एरियल को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो उसे पूछती है, मिस्टर एरियल, क्या आप सही से सोए? हाँ, मुझे काफी अच्छी नींद आई। बातचीत करना शुरू करते हैं, पर तभी एरियल इस बात को नोटिस करता है कि राइनर अभी भी पिछली बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन लिलिया अब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, क्योंकि अब फाइनली ड्रैगन फेंग के पास 3 मेंबर हो चुके थे, इसीलिए वो लोग एलिजिबल हो चुके हैं गिल्ड कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए। और अब वो उन लोगों को बताना शुरू करती है कि आखिरकार अब वो लोग फाइनली गिल्ड टूर्नामेंट में साइन अप करने वाले हैं, जो कि आने वाले 1 हफ्ते में होने वाला है। जिस बात को सुनकर के अब वो लोग भी काफी ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि लिलिया तो गिल्ड कंपटीशन को लेकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अगर वो लोग गलती से भी गिल्ड कंपटीशन को जीत गए तो उन लोगों को बहुत पैसा मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिलिया बाकी लोगों को गिल्ड कंपटीशन के कुछ रूल्स के बारे में बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि गिल्ड कंपटीशन में हर एक मैच 5 वर्सेस 5 का होता है और हर एक मेंबर का मुकाबला दूसरे गिल्ड के मेंबर के एक आदमी से होता है। लेकिन अभी ड्रैगन फेंग के पास सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर है, इसलिए उन लोगों को 2v1 लड़ना होगा। पर अब वो लोग थोड़ा बहुत डर चुके थे। लेकिन लिलिया उन लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करती है और वो उन लोगों को बोलती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 बी रैंक के सोल्जर हैं, यानी कि मैं और राइनर। लेकिन तभी एरल उन लोगों को बोलना शुरू करता है, वैसे ये रैंक क्या होता है? क्या तुम्हें रैंक के बारे में नहीं पता? उसके बाद लिलिया एरल को रैंक के बारे में बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि इस वर्ल्ड में किसी भी स्वॉर्ड्समैन की रैंक उसकी स्ट्रेंथ और उसके रैंक पर बेस्ड होती है, और ए रैंक सबसे खतरनाक होता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। उन लोगों को पता चलता है कि जो राइनर और लिलिया है वो ऑलरेडी बी रैंक पर है, और जबकि एरल ने ऑलरेडी राइनर को हरा लिया है, तो हो सकता है कि उसकी रैंक बी की हो। जिस बात को सुनकर कि अब वो लोग थोड़ी बहुत मोटिवेशन में आ चुकी थी। लेकिन ए रैंक के मेंबर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए लिलिया उन लोगों को बोलना शुरू करती है, हम ये कंपटीशन बड़े ही आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि ए रैंक के योद्धा काफी ज्यादा रेयर होते हैं। वो उसे बताना शुरू करती है कि इस वर्ल्ड में तकरीबन 500 स्वॉर्ड्समैन में से सिर्फ और सिर्फ 20 बंदे ही ए रैंक के निकल पाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि अब लिलिया वहां से निकल जाती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार उन लोगों का आने वाला मैच किसके साथ होने वाला है। और अब राइनर भी वहां से निकल ही थी, लेकिन तभी एरल उसे रोक लेता है और वो उससे बातचीत करना शुरू करता है। वो उससे पूछता है, राइनर, क्या तुम अभी भी नाराज हो? भला मैं क्यों नाराज होंगी?
और अब एरल खड़ा हो जाता है और वो राइनर का हाथ पकड़कर उससे बातचीत करना शुरू करता है। वो उससे पूछता है, राइनर वैसे तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा और कौन कौन सी गिफ्ट है? राइनर कहती है, मेरे पास गट्स की एबिलिटी है, जिसकी वजह से कि उसे जो भी डैमेज होगा वो बहुत कम होगा। और अब एरल भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, इसीलिए वो उससे बोलता है, क्या तुम मुझे ये सिखा सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन राइनर तो कुछ और ही समझ बैठती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार एरल किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इस वर्ल्ड में गिफ्ट किसी को ऐसी नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ गॉडेस का दिया गया एक तोहफा होता है। लेकिन तभी एरल राइनर को कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो उसे बोलता है, तुमने मेरी ट्विंस ब्लेड और शैडो मैजिक का यूज देखा होगा, ये मेरी कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि मैंने इन्हें अपनी ट्रेनिंग से जनरेट किया है। और अब राइनर भी फाइनली मान चुकी थी। आगे अब वो लोग ट्रेंडिंग ग्राउंड तक पहुंच चुके थे, जहां पर कि राइनर सबसे पहले उसे अपनी हैवी स्वॉर्ड को दे देती है और वो उसे कहती है, इसे संभाल कर चलाना, क्योंकि नॉर्मल स्वॉर्ड से तकरीबन 5 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा हैवी है। लेकिन तभी एरल उसे बड़े ही आराम से उठा देता है, और जिस बात को देखकर कि राइनर अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, और वो उसे पूछती है, क्या तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ भी है? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई भी गिफ्ट नहीं है। और अब वो उसे मारने के लिए, यानी कि उसे गट्स एबिलिटी देने के लिए एकदम तैयार हो चुकी थी। लेकिन तभी एरल रनर को कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी अपने होम टाउन की लड़की को यहाँ पर देखूं। और इस बात को सुनकर अब राइनर थोड़ा बहुत शर्मा जाती है, इसीलिए वो एरल को पीपना शुरू कर देती है। लेकिन अब दौड़ते दौड़ते अब वहाँ पर लीलिया वहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे इस बारे में पता चल चुका था कि आखिरकार उन लोगों का मैच किसके साथ होने वाला है। और जब वो इस चीज़ को देखती है कि राइनर एरल को पीट रही है, तो वो उनसे बोलना शुरू करती है, मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार हमारा मुकाबला किससे होने वाला है। वो कोई और नहीं बल्कि नंबर 1 गिल्ड ब्लैक ब्लेड है। उनके पास 8 ए रैंक के मेंबर्स हैं। जिस बात को सुनकर के राइनर भी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुकी थी। और उन लोगों का बॉस कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज है, और वो एक नंबर का चीटर है, और उसे जॉर्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो तब देखती है कि राइनर ने तो पीट पीट कर एरल का बुरा हाल कर दिया है, इसीलिए वो उसे बोलना शुरू करती है, हाँ मैं समझ चुकी हूँ कि आखिरकार तुमने इसे क्यों मारा, तुम इस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। एरल वापस से खड़ा होता है और वो बोलता है, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। क्या तुम अभी भी खाना खा सकते हो? सबसे पहले तुम्हें होली मैजिक का यूज करना होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं कि अब फाइनली वो दिन आ चुका है, यानी कि गिल्ड की चैंपियनशिप का। वो सभी के सभी लोग अब वहां पर जा चुके थे। अब एरल ने भी फाइनली उस जगह को देख लिया था जहां पर गिल्ड के टूर्नामेंट्स होते हैं, और सभी के सभी लोग आज के इस मैच के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि ड्रैगन फैंग और ब्लैक ब्लेड के बारे में। अरे क्या तुम्हें पता है कि आज का मैच नंबर 1 गिल्ड और नंबर लास्ट गिल्ड के बीच में होने वाला है? हाँ, मुझे तो पहले ही पता है, इसमें ब्लैक ब्लेड ही जीतने वाली है। जिस बात को सुनकर के लीलिया को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, और सभी के सभी लोग ब्लैक ब्लेड पर बेट लगा रहे थे। यानी कि इस दुनिया में अभी भी लोग सपना 11 का यूज करते हैं ताकि वो लोग टीम्स पर सट्टा लगा सके, और किसी को भी आज के मैच में ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ड्रैगन फैंग जीतने वाली है। इतने में लीलिया एरल को बोलना शुरू करती है, क्या तुम्हें पता नहीं इस वर्ल्ड में सट्टा भी लगता है, और किसी को भी हमारे जीतने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और सभी लोगों ने अपना प्राइज मनी ब्लैक ब्लेड भी लगाया है, यानी कि इससे तो हम और भी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। अगर गलती से भी हम जीत गए तो हमें डबल प्राइज पूल मिलेगा, पर यह होना काफी ज्यादा असंभव है, क्योंकि ब्लैक ब्लेड गिल्ड के पास तकरीबन 8 ए रैंक के मेंबर्स हैं, और उनमें से हर कोई मेंबर काफी शक्तिशाली है, और यहाँ तक कि उनका बॉस जो कि जॉर्ज है वो खुद भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब हम देखते हैं कि लीलिया तो फुल रेज में आ चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से वहां पर ब्लैक ब्लेड का बॉस जॉर्ज वहां पर आता है, और वो लीलिया को बोलना शुरू करता है, वाओ बच्ची, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ पर अपने गिल्ड को रिवाइव करने के लिए आई हो। मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा, और अब एरियल भी उसे देखकर समझ चुका था। आगे हम देखते हैं कि लीलिया और जॉर्ज आपस में बातें करना शुरू करते हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, पर मेरा गिल्ड तुम्हें मसल के रख देगा। राइनर एरल को बताती है कि जॉर्ज एक नंबर का चीटर है। इतने में हम देखते हैं कि जॉर्ज लीलिया को बोलना शुरू करता है, अरे कोई बात नहीं, बस मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्यों ना तुम मैच शुरू होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लो। जिस बात को सुनकर कि वो अब काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुकी थी। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि ये तो जॉर्ज की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उसने इस टूर्नामेंट का पहला मैच जानबूझकर ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड का रखा हुआ है, इसीलिए वो उस पर हंसना शुरू कर देता है। हाँ, मुझे पता है मैं जीतने वाले हैं, पर हाँ तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, इस मैच के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। और ऐसा कहने के बाद अब वो वहां से निकल जाता है। लेकिन अब लीलिया भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि ब्लैक ब्लेड गिल्ड के पास तकरीबन 8 ए रैंक के मेंबर्स होते हैं, और उनमें से हर कोई मेंबर काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और ऊपर से ये गिल्ड इस किंगडम की नंबर 1 गिल्ड है। और अब फाइनली मैच शुरू होने वाला है, और पूरी की पूरी जनता काफी एक्साइटेड थी। लेकिन तभी अनाउंस होता है, तो क्या आप लोग तैयार हो आज के मैच के लिए? आज का मैच ड्रैगन फैंग वर्सेस ब्लैक ब्लेड के बीच में होने वाला है। ब्लैक ब्लेड ही जीतेगी, ब्लैक ब्लेड ही जीतेगी, ब्लेड। अब अनाउंसर सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स का नाम अनाउंस करती है, इसलिए सबसे पहले वहां पर ब्लैक ब्लेड का फैंसर वहां पर आता है जो कि ए रैंक का होता है। उसके बाद अनाउंसर बोलती है,
और अब आने वाले हैं ड्रैगन फैंग के एरियल, जिनकी क्लास है क्या? क्लासलेस। और जब सभी लोग सुनते हैं कि एरियल एक क्लासलेस है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि क्लासलेस का होना वो भी किसी टूर्नामेंट में, ये कोई आम बात नहीं। और वहीं हम देखते हैं कि जो फेंसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में था। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, अरे नहीं यार, आखिरकार ये ड्रैगन फैंग वाले कितने नूड हैं। मैं एक ए रैंक का हूँ और मुझे निपटने के लिए यहाँ पर किसी क्लासलेस को भेज दिया। मैं तो इसे खत्म कर लूंगा। काश मैं उन लड़कियों के साथ लड़ पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब फाइनली मैच शुरू हो जाता है। और मैच शुरू होते ही फेंसर सबसे पहले ब्लिंक डैश और क्रिटिकल थ्रस्ट का यूज करके सीधा ही एरियल पर अटैक कर देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई रियल एरियल नहीं था, बल्कि ये तो उसका शैडो क्लोन था। और वो बारी बारी करके शैडो क्लोन पर वार करना शुरू करता है। यहाँ तक कि फेंसर भी थोड़ा बहुत घबरा चुका था, पर वो एक के बाद एक करके उस पर अपनी क्रिटिकल थ्रस्ट मैजिक का यूज करना शुरू करता है और एक के बाद एक करके उस पर स्वॉर्ड मारना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही एरियल को ओपनिंग दिखती है, वो सीधा ही फेंसर के पेट पर वार करके उसे खत्म कर देता है। और अब वो अपने मन में बोलता है, क्या ये इतना भी झेल नहीं पाया? और अब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि राइनर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। क्या उसने ए रैंक के सोल्जर को इतनी आसानी से हरा दिया? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और अब एरिल काफी ज्यादा चिल मोड में आ चुका था। बस अब मुझे थोड़े और बहुत मैचेस को जीतना होगा। और वहीं हम देखते हैं कि ऑडियंस इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक में आ चुकी है कि जो एरिल है वो एक क्लासलेस है, क्योंकि उसके पास काफी खतरनाक सी पावर होती है। यहाँ तक कि लोग बोलना शुरू करते हैं, लगता है इसने फेक रजिस्ट्रेशन किया होगा। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके एरिल ब्लैक ब्लेड के सबसे पहले एक और मेंबर को खत्म कर देता है। उसके बाद वो एक और बार एक और मेंबर को खत्म कर लेता है। और अब फाइनली वो वक्त आ चुका था कि जब एरिल का मुकाबला सेकंड लास्ट बंदे से होने वाला है। और उसका सेकंड लास्ट मुकाबला काफी खतरनाक होता है। और लीलिया एरिल की स्टेबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन इतने में ही रैनर उसे बोलती है, लीलिया, क्या तुम लड़ने नहीं वाली? अरे क्या तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी ए रैंक को खत्म कर सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उसे चीयर करूंगी। राइनर, तुम कर सकते हो। और वो उसे चीयर करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखने के लिए अब वहां पर एक शील्ड वाला बंदा वहां पर आता है और एरिल को उससे लड़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाती है। वो शील्ड वाला बंदा एक के बाद एक करके एरिल पर वार करना शुरू करता है। और अब एरिल भी सोच में पड़ चुका था, क्योंकि उसकी शील्ड एरिल के अटैक से उसे बचा रही थी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले उसकी शील्ड को खत्म करेगा। लेकिन अब वो शील्ड वाला बंदा काफी गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, मुझे पता है तुम कोई क्लासलेस नहीं हो, बल्कि तुम भी ए रैंक के हो, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। वो उस पर चार्ज करते करते आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरिल उस पर अपनी मॉम की सिखाई गई सुपर किक का यूज करके उसकी शील्ड को कहीं दूर फेंक देता है। और अब वो बोलता है, हाँ, शायद से अब मैं तुझे खत्म कर सकता हूं, क्योंकि तेरी शील्ड अब तेरे पास नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरिल ही बार वापस से उस पर अपनी सुपर किक मैजिक का यूज करता है और उसकी रिब्स को तोड़ देता है। और यहाँ तक कि अब वो शील्ड वाला बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसीलिए एरिल सबसे पहले अब उसकी शील्ड को उठा लेता है। बाद में जाकर एरिल उसे बताता है कि उसने उस फाइट के बीच में उसकी शील्ड मैजिकल एबिलिटी को सीख लिया था और अब वो उसी की शील्ड वाली मैजिकल एबिलिटी को कॉपी करके उसे पेलना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि वो शील्ड वाली मैजिकल एबिलिटी के साथ ब्लिंक डैश मैजिकल एबिलिटी का यूज कर देता है और उसे एक झटके में ही खत्म कर देता है। और अब फाइनली एरिल इस मैच को भी जीत चुका था। और अब जब पूरी की पूरी जनता इस बात को देखती है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इसीलिए वो उसे बुरा भला बोलना शुरू करते हैं। वो उसे बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा एक क्लासलेस है, जरूर ये कोई चीटिंग कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि नन सभी लोगों को बोलना शुरू करती है, प्लीज आप सभी शांत हो जाइए, हमने फैसला किया है कि हम लोग एरिल की क्लास को एक बार वापस से मेजर करेंगे। और अब वो लोग एक बार वापस से एरिल के कार्ड को निकालते हैं और उसकी क्लास को चेक करते हैं। लेकिन रिजल्ट वापस से सेम में आता है, यानी कि जो एरिल होता है वो क्लासलेस ही होता है। और अब ऑडियंस को भी उस पर विश्वास हो चुका था, इसीलिए वो लोग भी अब उसे चीयर करना शुरू करती है। लेकिन अब वक्त आ चुका था एरिल के लास्ट मैच होने का। लेकिन तभी लीलिया और राइनर आपस में बातचीत करना शुरू करती है। लीलिया राइनर को बोलना शुरू करती है, अरे राइनर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एरिल इतना ज्यादा स्ट्रांग है? तो मैं उससे शादी कर लेती, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। और अब हम देखते हैं कि अब फाइनली एरिल का लास्ट मैच होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। इसीलिए अब वहां पर ब्लैक ब्लेड का एस वहां पर आ चुका था, जो कि एक समुनाई था।
और उसके पास कटाना भी था। और जब एरिल उसकी ब्लेड को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि वो एक रेयर ब्लेड थी। और बाकी लोग भी उसे यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वो ब्लैक ब्लेड गिल्ड का एक बहुत ही होनहार योद्धा है और उसके पास काफ़ी ओपीसी क्लास होती है। वो अपनी कटाना को निकालता भी नहीं कि इससे पहले ही एरिल उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहा था, और वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक थी। और अब वो समुराई भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। वो एरिल को बोलना शुरू करता है, मैं तुम्हें अपने ब्लैक ब्लेड से एक ही सच में ख़त्म कर दूंगा। इतने में हम देखते हैं कि अब एरिल भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो धीरे धीरे करके उसके आगे बढ़ना शुरू करता है। उसका माना लेवल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, यहाँ तक कि वो समुराई उसके प्रेजेंस को भी फील कर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो समुराई अपनी ब्लेड को बाहर निकाल देता है, और जिस किसी की भी स्पीड भी खतरनाक होगी वही इस मैच को जीतने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरिल सबसे पहले अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज़ करके अपनी एक कॉपी को बना लेता है। इतने में वो समुराई अपने ब्लैक ब्लेड का यूज करके उस पर वार कर लेता है, लेकिन एरिल इस बार काफी ज्यादा फास्ट था और वो उसकी तलवार से बच जाता है। वो जल्दी से उसके पीछे जाता है और उस पर काउंटलेस थ्रस्ट मैजिक का यूज करके उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर लेता है। और ये एक रियल स्किल थी जो कि सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस ही अपने ज़माने में यूज़ किया करती थी। और जब ऑडियंस इस चीज़ को देखती है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि राइनर और लिलिया भी अब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी समझ आता था कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या, क्योंकि एरिल की मैजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी और किसी को भी ये चीज़ दिखाई नहीं देती। एनन अनाउंस करती है इस मैच को ड्रैगन फैंग का एरिल जीत चुका है, और अब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इस मैच में बहुत पैसे वेस्ट कर दिए। लिलिया खुशी मनाने के लिए एरिल की ओर बढ़ती है, लेकिन एरिल उसे सीधा ही डॉज कर लेता है। राइनर अपने मन में एरिल को लेकर अलग अलग फैंटेसी बनाना शुरू करती है। काश तुम अपने आर्मर निकालकर मुझसे गले मिलो। क्या तुमने कुछ कहा? कुछ भी तो नहीं। एरिल, मैं तो अपने कपड़े निकालने के लिए भी तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी जॉर्ज अपने मन में कहता है, मैं उस क्लासलेस हीरो को ख़त्म करके रहूँगा। रात के समय टूर्नामेंट खत्म होने के बाद अब वो लोग पार्टी करना शुरू करते हैं। सभी लोग अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन तभी लिलिया एरिल को बोलती है, मिस्टर एरिल, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। लेकिन एरिल उसके इस प्रपोजल को साफ साफ उसके मुंह पर ही मना कर देता है। वैसे मुझे राइनर जैसी लड़कियां काफ़ी पसंद है। और जिस बात को सुन करके राइनर काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाती है और मुझसे बोलती है, आखिरकार ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि लोग मुझे टॉम बॉय बोलते थे। एरिल कहता है, हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्योंकि तुम्हारे प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी लिलिया एरिल के पास जाती है। वो उसे बोलती है, मिस्टर एरिल, आप ट्रेनिंग करके काफ़ी थक चुकी होंगे, तो क्या मैं आपको मसाज दे दूं? और अब इस बात को सुनकर राइनर भी काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करना शुरू कर देती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि उन लोगों को आगे अब क्या करना चाहिए। आगे अब वो लोग साथ मिलकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, और अब राइनर एरिल को पीटना शुरू कर देती है, क्योंकि अब एरिल को कैसे भी करके गन्स मैजिक की एबिलिटी चाहिए थी, और अगर उसे गिल चाहिए तो उसे कैसे भी करके पिटना ही होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर लिलिया का फादर भी वहाँ पर आ चुका था। वो बोलना शुरू करता है, अरे बच्चों, आखिरकार तुम आधी रात को क्या कर रहे हो? वो देखता है कि वो लोग तो अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो उन्हें बोलना शुरू करता है, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? सुबह भी तुम हार के आए हो। लेकिन लिलिया उसे बोलती है, नहीं डैड, हम ब्लैक ब्लेड से जीत चुके थे। क्या सच में? इस बच्चे ने तुम्हें जताया? आगे अब उसका डैड एरिल से मिलता है, और वो एरिल की इस पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। लेकिन तभी एरिल उसे बोलना शुरू करता है, मुझे पता है लिलिया किसी भी काम की नहीं है, पर वो एटलीस्ट ट्राई तो करती है। लेकिन जब से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक हाथ टूटा है, तुमने तो सब कुछ गिव अप ही कर दिया। आखिरकार तुम कैसे मैन हो? और जिस बात को सुन करके लीला के डैड को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उसे बोलता है, आखिरकार तुझे मेरे बारे में पता ही क्या है? मैं अपने ज़माने में ड्यूअल स्वॉर्ड किंग था, पर अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वॉर्ड को चला सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ? आप कमबैक तो कर ही सकते हो। लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए अब वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ भी कहो, लेकिन ड्यूअल स्वॉर्ड किंग अभी भी काफ़ी पावरफुल है। हाँ, वो काफ़ी पावरफुल है। अगर उन्होंने भी हमारे साथ कमबैक कर लिया तो हम लोग अपनी गिल्ड को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। आगे एरिल उन लोगों को बोलना शुरू करता है, मुझे कैसे भी करके अपनी स्किल्स को और ज़्यादा एनहांस करना होगा। लिलिया कहती है, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना तुम डंजन में चलो। डंजन, आखिरकार वो क्या होता है? वो लोग उसे बताते हैं कि डंजन कैसी जगह होती है। वहाँ पर बहुत से ट्रैप्स होते हैं और बहुत से मॉन्स्टर्स भी होते हैं। और जब एरिस डंजन के बारे में सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। लेकिन इतने में ही राइनर कहती है, हाँ मैं भी डंजन में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट में अप्लाई करना है।
और एरिल को तो स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और वो लोग उसे बताना शुरू करते हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर इस सिटी में स्वॉर्ड कप टूर्नामेंट होने वाला है, और जो कोई भी उसे जीतेगा उसे इनाम के तौर पर काफ़ी प्राइस पूल मिलेगा। इसीलिए लीलिया सबसे पहले उसे एक फॉर्म को देती है, लेकिन एरिल उसे सीधा ही एकदम फाड़ देता है। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मैरिज का फॉर्म था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों पर कोई तो नज़र रखे हुए था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये वहाँ पर ब्लैक ब्लेड गिल्ड का लीडर भी वहाँ पर आता है, और वो उससे पूछता है आखिरकार वो बच्चे क्या कर रहे हैं। कल सुबह वो लोग डंजन में जाएंगे। अच्छा, तो क्या ऐसा है? मैं उन लोगों को वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जैसे ही एरिल उठता है, वहाँ पर लीलिया आ चुकी थी, और वो तो उसके साथ फुल प्लॉट डेवलप करने के मूड में थी। लेकिन तभी गलती से एरिल अपनी आंखों को खोल देता है, और वो उसे सीधा ही बंदी बनाकर बेड सेट चिपका देता है, और अब इसीलिए वो मदद मांगने के लिए राइनर के रूम में जाता है। लेकिन जब वो रनर को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि राइनर काफ़ी ज़्यादा क्यूटी सी लग रही थी। और अब वो लोग डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एरिल को पहले लग रहा था कि जो डंजन है वो एक केव जैसी होती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर एरिल बहुत से लड़कों को भी देखता है जो कि यहाँ पर डंजन में जाने के लिए यहाँ पर आए थे। सबसे पहले एक के बाद एक एडवेंचरर टेलीपोर्टेशन सील पर टेलीपोर्ट होकर डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एरिल राइनर और लेरी से पूछता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, और अब हम लोग देखते हैं कि वो उसे डंजन के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो उसे बताते हैं कि टेलीपोर्टेशन सील उसे सिर्फ और सिर्फ उसी डंजन पर टेलीपोर्ट कर सकती है जो कि उसने पहले ही कवर कर लिए हैं। जैसे कि लिलियन ने अभी तक 11 डंजन लेवल को क्लियर कर दिया है और राइनर ने तकरीबन 14 को। इसीलिए एरिल उससे बोलता है, तो क्या अगर मैं टेलीपोर्टेशन सील पर राइनर के साथ गया तो मैं क्या 14 लेवल पर जा सकता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी लीलिया वहाँ पर आती है और वो उसे बोलती है, मिस्टर एरिल, एक काम करो, आप मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों एक साथ डंजन को फिनिश कर लेंगे। लेकिन तभी अब राइनर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करना शुरू कर लेती है। इतने में हम देखते हैं कि लीलिया एरिल को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन एरिल को पहले पता चुका था कि लीलिया के नेक इरादे नहीं हैं, इसलिए वो राइनर को भी अपने साथ आने के लिए कन्विंस कर देता है। और अब वो तीनों के तीनों डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। और अब वो लोग फाइनली डंजन के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुके थे, और वहां पर एरिल और बाकी लोगों का सामना कुछ लिविंग आर्मर से होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। वो एरिल पर अटैक कर देते हैं और एरिल भी सबसे पहले डिफेंस करने की कोशिश करता है। लिविंग आर्मर्स एक के बाद एक करके उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एरिल उन लोगों पर अपनी ब्लिंक डैश मैजिक की एबिलिटी का यूज़ करके उस लिविंग आर्मर के हेड को ही चॉक करके रख देता है। लेकिन वो अभी भी हिलना डुलना शुरू कर देता है। एरिल को बिल्कुल भी नहीं समझ आता कि आखिरकार उसे इन आर्मर्स को कैसे मारना चाहिए। इसलिए वो राइनर से पूछता है और राइनर उसे बताती है, इनमें से कोई भी आर्मर मर नहीं सकता और ना ही तो ये कोई पेन महसूस कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें इन्हें खुद ही ख़त्म करना होगा। और अब एरिल को उस आर्मर का वीक स्पॉट मिल चुका था। वो सबसे पहले उसके पैरों पर अटैक कर देता है और अब हम लोग देखते हैं कि वो लिविंग आर्मर अब फाइनली ख़त्म हो चुका था और अब वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाता। वहीं हम देखते हैं कि राइनर ने भी अपने वाले आर्मर को एकदम ख़त्म कर दिया है। लेकिन तभी राइनर एरिल को बताती है, ये आर्मर अभी भी मरे नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद ये लोग फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, इसीलिए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी एरिल लिलिया से पूछता है, आखिरकार थारी क्लास कौन सी है? अच्छा, मेरी क्लास स्पेंसर की है। और एरिल को तो उसकी क्लास एकदम यूजलेस लगती है। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जो एरिल की मदर थी उसकी क्लास स्वॉर्ड प्रिंसेस की थी। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक घायल एडवेंचरर उनसे हेल्प मांगने के लिए वहाँ पर आता है। क्या तुम लोग प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो? वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार उसके साथ यहाँ पर हुआ क्या। वो उससे बातचीत करना शुरू करती है। बाद में जाकर वो एडवेंचरर उन लोगों को बोलना शुरू करता है, मैं और मेरी टीम इस डंजन में कहीं खो चुके थे। अचानक से एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया जिसने कि मेरी ये हालत कर ली। प्लीज़ मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे दोस्त अभी भी उसी डंजन के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन तभी लिलिया वहाँ पर आती है और वो उसे बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद फ्री में करें? ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। इसके बदले में तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। और अब वो एडवेंचरर भी मान चुका था और अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी अब उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। और अब आगे वो लोग उस एडवेंचरर की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो उसकी फ्रेंड्स की मदद कर पाएं। लेकिन एरिल को उस एडवेंचरर पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक हो रहा था। वो अपने मन में सोचना शुरू करता है, मुझे पता है कि इस एडवेंचरर के पास ज़रूर कोई ना कोई तो क्लास होगी, पर इसने हॉले मैजिक का यूज़ क्यों नहीं किया?
और अब वो लोग फाइनली वहां तक पहुंच चुके थे। सबसे पहले वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर कि बहुत सा ब्लड गिरा हुआ था, इसलिए वहां पर लीलिया और बाकी लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन तभी लीलिया को ब्लड के बीच एक गोल्ड कॉइन दिखता है, इसलिए वो लालच में आकर जल्दी से वहां पर चली जाती है। और जैसे ही वो उस गोल्ड कॉइन को उठाती है, अचानक से उस रूम के अंदर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था। और तब जाकर वो एडवेंचरर बोलता है, हाँ, तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके थे। जैसा कि र्यूमर ने कहा था, तुम लोग बस भूखे हो। लेकिन वो एडवेंचरर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो टेलीपोर्टेशन सर्कल सिर्फ और सिर्फ उन तीनों के नीचे नहीं, बल्कि पूरे रूम को ही एक हिडन डंजन में कहीं टेलीपोर्ट कर देगा। और अब वो सभी लोग एक हिडन डंजन में वहां पर आ चुके थे। और अब वो एडवेंचरर भी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो भी इन तीनों के साथ एक हिडन डंजन में यहाँ पर फंस चुका है। अरे नहीं, आखिरकार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? उन तीनों को अब एहसास हो चुका था कि उन तीनों का यहाँ हिडन डंजन में आना ज़रूर किसी सोची समझी साजिश का प्लान है। और तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक अजीब सी रोशनी समन हो चुकी थी। और उसके अंदर से एक अजीब सा नाइट भी समन हो चुका था। और ये नाइट कोई और नहीं बल्कि इसकी अल्टीमेट क्लास थी, यानी कि ये एक स्वॉर्ड गॉड था। और ये इस पूरे वर्ल्ड के हिसाब से एक अल्टीमेट क्लास होती है। और जब सभी लोग उसकी मानव को ऑब्जर्व करते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में ही वो नाइट उन लोगों पर डिवाइन एयर स्लाइस का यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी, और वो लोग उससे बाल बाल बच जाते हैं। और यहाँ तक कि एरियल भी अब उससे काफी ज्यादा डर चुका था। उसे पता चुका था कि इस नाइट की क्लास जरूर स्वॉर्ड गॉड की है, और वो पलक झपकते ही उस पर डिवाइन स्टेप और ब्लैक डैश की एबिलिटी का एक साथ ही यूज कर देता है। लेकिन एरियल को भी अब मजा आना शुरू हो चुका था। वो जैसे तैसे करके उसे थोड़ा बहुत पीछा करता है, और अब नाइट भी काफी ज्यादा सीरियस मोड में आ चुका था। अगर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो सबसे बढ़िया मौका यही होने वाला है। आगे अब एरियल उस पर अटैक करना शुरू करता है, लेकिन वो नाइट तो बड़ी आसानी से उसे डॉच करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि अब वो नाइट अपने माना से ग्रेविटेशनल पुल मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है, और कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। सभी के सभी लोग अपने घुटने टेक कर उसके सामने बैठ जाते हैं, सिवाय एरियल के। लेकिन तभी एरियल को अपना पास्ट याद आता है, क्योंकि उसकी मॉम की क्लास भी स्वॉर्ड गॉड की थी, और उन्होंने उसे पहले ही इस मैजिक को यूज करना सिखा दिया था। उसके बाद वो वापस से अपनी पास्ट की यादों में जाता है, जब उसकी मॉम उसे ट्रेनिंग करना सिखा रही थी। वो उसे बोलती है, एरिल, मैं तुम पर जिस माना का यूज कर रही हूँ उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही एबिलिटी हरा सकती है, जिसका नाम है इन्फिनाइट ब्रेक। और उस समय एरिल ने इन्फिनाइट ब्रेक को सीख लिया था। और अब हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं। एरिल सबसे पहले उस नाइट पर एक सिक्के को फेंकता है, और अब उसके बाद इन्फिनाइट ब्रेक मैजिक का यूज करके उस नाइट के 100 पीसेस को कर देता है। और अब फाइनली एरिल इस बैटल को जीत चुका था, और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एरिल ने किसी अल्टीमेट गॉड क्लास के मॉन्स्टर को हरा दिया है। उसके बाद सबसे पहले वो लोग एरिल को हॉली पीने के लिए देते हैं, और अब एरिल का माना वापस से रिकवर हो चुका था। वो लोग आगे चलकर बातें करना शुरू करते हैं। इतने में ही लिली और बाकी लोग उससे पूछते हैं, एरिल, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार इस किंगडम का स्वॉर्ड गॉड कौन है? हाँ, मुझे पता है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही मदर है। क्या, तुम्हारी मदर? और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एरिल की मदर ही स्वॉर्ड गॉड है। इतने में ही रना उससे बोलती है, हाँ, अगर मुझे पता रहता कि तुम स्वॉर्ड गॉड के बेटे हो तो मैं तुम्हें कभी चैलेंज ही नहीं करती। इतने में ही एक बार वापस से वहां पर रोशनी चमकना शुरू हो चुकी थी, और उन लोगों का घर जाने का रास्ता वापस से ओपन हो चुका था, और अब वो सभी लोग उसमें जाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी लीलिया बोलती है, अबे टकलू, आजा, तू भी हमारे साथ घर चल। और उस टकलू एडवेंचरर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। और वहीं हम लोग बार में देखते हैं, जहां पर कि लीलिया का फादर अभी भी बस सिर्फ पी ही रहा था, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। पर तभी उसे एरिल की कही गई बातें याद आती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी बार में कुछ एडवेंचरर्स आपस में बोलना शुरू करते हैं, अरे वाह, आज तो हमें काफी अच्छी डील मिल गई। बस हमें किन्हीं एडवेंचरर्स को पागल बनाना था, और हमने ऐसा कर भी दिया। आज तो हम लोगों को काफी पैसे मिल गए। पर क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार वो बच्चे कौन थे? हाँ, मुझे पता है, शायद से वो ड्रैगन फैंग के थे। और जब लीलिया का फादर इस बात को सुनता है कि वो बच्चे कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन फैंग के थे, तो वो उठ जाता है। और अब वो काफी ज्यादा सीरियस मोड में आ चुका था, क्योंकि उनके गिल्ड का नाम कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन फैंग ही था। सबसे पहले वो उन बच्चों के पास जाता है, वो उनके टेबल को मुक्के मारकर तोड़ देता है। वो उन्हें बोलना शुरू करता है कि आखिरकार तुमने क्या कहा, आखिरकार तुम लोगों ने लीलिया के साथ क्या किया। और अब इसी के साथ वो काफी ज्यादा रेज में आ चुका था। लेकिन तभी पीछे से वहां पर जॉर्ज वहां पर आता है, और वो उसे बोलता है, ड्यूअल स्वॉर्ड किंग, आखिरकार तुम इतना भौंक क्यों रहे हो? क्या जॉर्ज, मुझे पता है इसके पीछे तुम ही हो, पर आखिरकार हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे पता है ये तुमने किया, तुमने मुझसे मेरे एक हाथ को तो छीन लिया है, पर आखिरकार अब तुम मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो? अरे राइडर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे राइडर, तुम ये क्या बोल रहे हो? बस मैंने भी रूमर सुने थे
कि कुछ बच्चे हिडन डेंजर में चले गए और ये एक ऐसी जगह है जहां से कि कोई आज तक लौट कर नहीं आया। और अब लीलिया का फादर अंदर से टूट चुका था। उसे लग रहा था कि लीलिया अब मर चुकी है, लेकिन तभी अब वहां पर लीलिया और उसके साथी पार्टी करने के लिए वहां पर आते हैं। और अब लीलिया का फादर उन लोगों को यहाँ देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। यहाँ तक कि जॉर्ज भी इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ये बच्चे यहाँ पर कैसे आ चुकी है। बाद में जाकर सबको पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि जॉर्ज और उसके साथियों ने किया था। और अब उसे पता चुका था कि उस अल्टीमेट नाइट को किसी और ने नहीं बल्कि जरूर एरिल नहीं हराया होगा। लेकिन इतना कहने के बाद अब जॉर्ज वहां से निकल जाता है। लेकिन अब जॉर्ज काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, आखिरकार मैं कैसे हार सकता हूँ। ड्यूअल स्वॉर्ड किंग और स्वॉर्ड प्रिंसेस यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकता। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से एक ईविल स्वॉर्ड बोलती है, जॉर्ज मेरे पास आओ। मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा और पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। और अब लीलिया राइनर को बताती है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट की मैचेस लाइनअप्स वहां पर अनाउंस हो चुकी है। और अब राइनर भी इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन तभी अब लीलिया काफी ज्यादा सदमे में आ चुकी थी। वो से बोलती है, अरे नहीं, मैं और मिस्टर एरिल एकदम सेम टीम में हैं, यानी कि अब मैं उस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकती। लेकिन तभी राइनर उसे बोलती है, ऐसा मत बोलो, क्या पता तुम जीत जाओ। लेकिन तभी अब वहां पर एरिल भी वहां पर आ जाता है और अब राइनर भी उससे स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के बारे में सारी डिटेल देना शुरू कर देती है। लेकिन लीलिया की तो एकदम धज्जी उड़ चुकी थी। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, अरे नहीं शिट, मेरी टीम में मिस्टर एरिल है, यानी कि मैं अब उस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकती। लेकिन तभी एरिल उसे बोलता है, अरे अपना दिल छोटा मत करो, क्या पता तुम जीत जाओ। वैसे भी तुम साकुरा की दूसरी बहन हो, यानी एकदम ट्रैश। क्या आखिरकार तुमने क्या बोला। और अब उन लोगों को पता चलता है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट अगले वीक से ही स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद रनर एरिल को बताना शुरू करती है कि स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट में 2 ग्रुप होंगे और किसी भी एक ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट फाइनल में जा सकता है। इसीलिए रनर अपने मन में सोचना शुरू करती है, हाँ मैं फाइनली अब स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट बन सकती हूँ, क्योंकि इस बार एरिल मेरी टीम में नहीं है। वो थोड़ा बहुत रिलीव हो चुकी थी और वो अपने मन में फैंटेसीज बनाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी एरिल उसे बोलता है, हाँ शायद से इसलिए क्योंकि तुम अपने पापा की परी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब वो सभी लोग स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के लिए एकदम रेडी हो चुके थे, पर उन लोगों को सबसे पहले कैसे भी करके स्ट्रांग बनना होगा। इसीलिए वो लोग डंजन में जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग थोड़े और बहुत पावरफुल बन पाएं। लेकिन तभी अब वहां पर ली का फादर भी अब वहां पर आ चुका था और अब वो भी थोड़ा बहुत मोटिवेट हो चुका था। वो सबसे पहले लीलिया के पास जाता है और उसे बोलता है, लीलिया क्या तुम वापस से डंजन में जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि वहां पर जॉर्ज होगा और वो हर कोशिश करेगा तुम्हें खत्म करने के लिए? इसीलिए अगर तुम्हें डंजन में कोई भी खतरा लगे तो जल्दी से वापस आ जाना। और अब हम लोग देखते हैं कि लीलिया का फादर भी अब फाइनली अपनी लाइन में वापस आ चुका था। वो एरिल को बोलता है, वैसे अब मैं दारू नहीं पीता और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वापस से कम बैक कर लूं और अच्छा फादर बन पाऊं। जिस बात को सुनकर के एरिल भी थोड़ा बहुत खुश हो चुका था। और अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन की स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट वहां पर चूज किया जाएंगे। एरिना में टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और अब पूरी ऑडियंस चेयरअप हो चुकी थी। सबसे पहले वहां पर टूर्नामेंट शुरू हो चुका था और बहुत से मैचेस भी अब शुरू होना शुरू हो चुके थे और उस टूर्नामेंट में हर कोई स्वॉर्ड्समैन काफी ओपी सा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीलिया तो उस टूर्नामेंट के पहले राउंड में ही बाहर हो चुकी थी और अब वो काफी ज्यादा निराश हो चुकी थी। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, क्या मैं सच में इतनी ट्रैश हूं? लेकिन तभी वहां पर एरिल आता है और वो उसे बोलता है, देखो अपना दिल छोटा मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं थी कि तुम इस मैच को जीत पाओ। और अब लीलिया काफी गुस्से में आ चुकी थी कि आखिरकार तुम क्या बोले हो? मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अब लीलिया एरिल को चेयरअप करना शुरू करती है। वो से बोलती है, एरिल अब टूर्नामेंट का फाइनल राउंड होने वाला है, आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप उसे खत्म करो। वो से अपने ओपोनेंट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन को देना शुरू कर देती है। वो से बताती है कि जो उसका ओपोनेंट है वो एक स्पेशल प्रकार की स्किल का यूज कर सकता है। वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन नहीं है, बल्कि उसके पास मैजिक की पावर भी है, यानी कि वो स्पेल को कास्ट कर सकता है। लेकिन तभी एरिल को याद आता है कि उसने तो डंजन में जाकर हर एक प्रकार के स्किल्स को वहां पर देख लिया था। लेकिन लीलिया उसे बोलती है कि ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आज तक एरिल ने कभी भी मैजिक मेकर नहीं देखे और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैजिक मेकर ही है। और अब फाइनली एरिल भी उससे बैटल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था और जो उसकी ओपोनेंट थी उसके पास एक स्पेशल क्लास थी मैजिक स्वॉर्ड्समैन की। और सबसे पहले एरिल एरिना में जाता है और वहां पर वो अपनी ओपोनेंट से मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अकड़ू किस्म की लड़की थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, देखो बच्चे, मेरे पास एक स्पेशल क्लास है मैजिक स्वॉर्ड्समैन की, इसीलिए मैं मैजिक भी यूज कर सकती हूँ। इसीलिए जब तुम एरिना से हारते हुए बाहर जाओगे तो प्लीज ऐसा मत बोलना कि मैंने चीटिंग की है।
लेकिन तभी एरिल उसे बोलता है, ठीक है, वो तो वक्त आने पर देखा जाएगा। और अब उन दोनों का मैच फाइनली वहां पर शुरू हो चुका था। वो लड़की एरिल पर सबसे पहले कुछ फायरबॉल मैजिक को मारना शुरू कर देती है और एरिल को भी उन्हें डॉज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन एरिल एक के बाद एक करके वहां पर डॉज करना शुरू करता है। वो सबसे पहले जल्दी से उस लड़की के पास आके जाता है, लेकिन वो लड़की एरिल को बड़े ही आराम से डॉज कर लेती है और दूसरे हाथ से वो उस पर फायर मारना शुरू कर देती है। और एरिल को उसकी ये क्लास काफ़ी रेयर लगती है, लेकिन वो उसे बोलना शुरू करता है, देखो लड़की, मुझे पता है कि तुम स्वॉर्ड भी चला सकती हो और मैजिक को भी यूज़ कर सकती हो, लेकिन तुम इन दोनों में मीडियम सी हो और किसी में भी अच्छी नहीं हो, इसीलिए मुझे पता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर लूँगा। और जैसे ही एरिल इस बात को बोलता है, और अब वो लड़की काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए सबसे पहले वो अपनी स्वॉर्ड को अपने फायर माना से एकदम भर के रख देती है और अपनी स्वॉर्ड को एक फायर स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देती है। और अब वो लड़की उस पर फायर वेव्स से अटैक करना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो एरिल को उन्हें डॉज करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी, लेकिन अब वो उसकी स्ट्रेंथ को समझ चुका था, इसीलिए वो उसकी फायर वेव्स को बड़ी आसानी से डॉज करना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है, अगर तुम्हारी स्वॉर्ड स्ट्रेंथ लीले से अच्छी होती तो क्या पता तुम मुझे हरा सकती थी। लेकिन अब एरिल सीरियस हो चुका था। वो सबसे पहले उस पर ट्विन ब्लेड मैजिक का यूज़ करता है, जिससे कि उसकी फायरी स्वॉर्ड अब नॉर्मल स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी। उस लड़की को समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। और अब उसके बाद एरिल उस पर ब्लिंक डैश एबिलिटी का यूज़ करता है और फाइनली उसे ख़त्म कर देता है। यानी कि अब इस मैच को एरिल जीत चुका था। वो अपने मन में बोलता है, मैजिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी ये सीखना चाहिए। और अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन की स्वॉर्ड गॉड कप का फाइनल शुरू होने वाला था। लीलिया सबसे पहले अपने फादर के पास जाती है और वो उसे बोलती है, फादर उठ जाइए, आज फाइनल है। लेकिन उसका फादर ऐसा करने के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है। लीलिया उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देती है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठता। लेकिन तभी लीलिया उसे बोलती है, अब मुझे पता चल चुका है कि आप वहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वहाँ पर जॉर्ज भी होगा और आप जॉर्ज से डरते हो। लेकिन जब उसका फादर जॉर्ज के नाम को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसने ही उसके एक हाथ को काटा था। लीलिया अपने फादर को बोलना शुरू करती है, हमें कैसे भी करके एरना तक पहुंचना होगा, क्योंकि हमें राइनर को सपोर्ट करना है और साथ ही साथ में मिस्टर एरो को भी। और अब वो दोनों ही ना चाहते हुए एरेना पर जाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी लीलिया को अपने फादर का पास याद आता है, क्योंकि जब उसके फादर के दोनों हाथ थे तो वो हमेशा ही काफ़ी खुश रहता था। यहाँ तक कि रेनर को स्वॉर्ड फाइट बल्कि उसके फादर ने ही करना सिखाई थी। लेकिन जब से उसका एक हाथ नहीं रहा तब से वो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट रहने लगा है। इतने में लीलिया उसकी ओर आगे बढ़ती है और वो उसे बोलती है, फादर मुझे पता है आपको अपने गिल्ड मेंबर से काफ़ी प्यार है ना। और अब कुछ देर में ही स्वॉर्ड गॉड कप शुरू होने वाला था। लेकिन तभी हम राइनर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर एरिल आता है। राइनर तुम ठीक हो ना। और एरिल को इस प्रकार देख के राइनर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और अब एरिल के मोटिवेट करने के बाद राइनर भी अब थोड़ा बहुत समझ चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, ये काफ़ी ओपी सा टूर्नामेंट है और बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारा अपोनेंट कौन होने वाला है। यहाँ तक कि तुम्हें प्लान बनाने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन तभी अब अनाउंसमेंट होती है, पहला मैच होने वाला है स्वॉर्ड एम्परर जॉर्ज वर्सेस क्लासलेस हीरो यानी कि एरिल के बीच में। और सभी लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि राइनर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि क्या एरिल स्वॉर्ड गॉड यानी कि जॉर्ज को ख़त्म कर भी पाएगा या फिर नहीं। और अब एरिल भी लड़ाई के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन तभी राइनर उसके हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर जाती है, इसीलिए वो कुछ भी बोल नहीं पाती। और अब एरिल फाइनली एरेना तक पहुँच चुका था और अब लीलिया भी उसे चीयर करने के लिए वहाँ तक पहुँच चुकी थी। लेकिन तभी अब वहाँ पर स्वॉर्ड गॉड जॉर्ज भी वहाँ पर आ चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा डार्क माना बाहर आ रहा था। एरिल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ये जॉर्ज है या फिर कोई और। बाकी लोग भी समझ नहीं पाते कि क्या वो जॉर्ज ही है या फिर नहीं, क्योंकि अब वो जॉर्ज एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका है। इतने में ही लीला के फादर को पता चलता है कि जिस स्वॉर्ड को जॉर्ज ने पकड़ा है वो शापित है, यानी कि वो डीमन की दी गई है। इसीलिए वो एरिल को सावधान कर देते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज बोलना शुरू करता है, मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में आके काफ़ी खुशी हुई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये बातें जॉर्ज नहीं बल्कि कोई डीमन कह रहा था। और यहाँ तक कि उसका डैड उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो बोलता है शायद से ये कोई डीमन हो सकता है, क्योंकि जो स्वॉर्ड उसके पास है वो रॉयल ट्रेजेडी में होनी चाहिए थी और ये कोई आम स्वॉर्ड नहीं बल्कि डीमंस की बनाई गई स्वॉर्ड है। इतने में हम देखते हैं कि अब जॉर्ज बोलना शुरू करता है, मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ बल्कि मैं एक डीमन हूँ और मेरा नाम ड्यूरक गेल्डा है। और जब बाकी लोग उसके इस नाम को सुनते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में ही जॉर्ज बाकी लोगों को बोलना शुरू करता है, मुझे पावर चाहिए थी, इसीलिए मैं जल्दी से वहाँ पर गया और अब मैं फाइनली एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका हूँ और मेरा नाम अब जॉर्ज नहीं बल्कि ड्यूरक गेल्डा है। लेकिन एरिल को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये जोकर है कौन।
लेकिन तभी रैनर उसे बताना शुरू करती है कि मैजिकल हिस्ट्री के अनुसार ड्यूरेक गेल्डा एक बहुत ही पावरफुल डीमन गॉड था। उसने पूरे के पूरे इंसानों को खत्म कर दिया था। लेकिन तभी हिस्ट्री में स्वॉर्ड गॉड वहां पर आया और उसे सील कर दिया। लेकिन अब वो डीमन गॉड वापस से अनसील हो चुका है। और जब बाकी ऑडियंस को इस बात का पता चलता है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे और अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करते हैं। लेकिन तभी डीमन गॉड बोलता है, आखिरकार ये ह्यूमंस कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो मज़ा आना शुरू हुआ था। और अब इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से इस एरिना के चारों ओर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। और अब वहां से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और अब वो डीमन गॉड काफी खुश हो चुका था। मुझे वापस जिंदा होके काफी अच्छा लग रहा है। इतने में ही हम देखते हैं कि जो एरियल होता है वो उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। इतने में वो डीमन गॉड उसे बोलना शुरू करता है, बच्चे क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं डीमन गॉड हूँ और मैं तुझे 2 सेकंड में ही खत्म कर लूंगा। आखिरकार तू मेरे सामने क्या कर रहा है? लेकिन तभी एरियल उससे बोलना शुरू करता है, स्वॉर्ड गॉड ने तुम्हें पहले ही शील कर दिया था। हाँ, मैं मानता हूँ इसने ऐसा किया था, लेकिन इस बॉडी की मेमोरी के अनुसार अब स्वॉर्ड गॉड इस वर्ल्ड से खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एरियल उसे बोलना शुरू करता है, तुम 2 चीज़ों में गलत हो। पहली बात तो ये कि स्वॉर्ड गॉड अभी भी जिंदा है, और दूसरी बात मैं स्वॉर्ड गॉड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे खत्म कर लूंगा। एरियल सबसे पहले डिवाइन स्टेप का यूज करता है और सीधा ही डीमन गॉड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और उस अटैक से तो वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और अब एरियल उस पर एक के बाद एक करके अटैक करना शुरू करता है। क्या ये बच्चा सच में स्वॉर्ड गॉड की स्किल का यूज कर रहा है? लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं तुझे खत्म कर लूंगा। और इतना कहने के बाद वो डीमन गॉड एरियल पर चार्ज कर लेता है और उसे सीधा ही जमीन पर पटक देता है। लेकिन जैसे ही धुआं साइड होता है, उससे पता चलता है कि वो तो एरियल का सिर्फ और सिर्फ एक शैडो क्लोन था और अब उस डीमन की भी फटकर 4 हो चुकी थी। वैसे ये कौन सी स्किल है? और अब एरियल इन्फिनिट ब्रेक का यूज करता है और अब वो उस पर मारना शुरू कर देता है। लेकिन अब डीमन लॉर्ड उसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता। क्या तुम स्वॉर्ड गॉड हो? नहीं, मैं तो बस एक आम सा लड़का हूं जिसके पास कोई भी क्लास नहीं है। और अब एरियल लास्ट ब्लो का यूज करके अब फाइनली डीमन गॉड को हरा देता है और अब सभी लोग उसके लिए चेयर करना शुरू करते हैं। वाओ, उस बच्चे ने डीमन गॉड को हरा लिया। लेकिन अभी तक उस डीमन गॉड की सोल मरी नहीं थी। वो अपने मन में प्लान बनाना शुरू करता है, मुझे यहाँ से जिंदा रहने के लिए कहीं और भागना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इस बच्चे से भागना होगा। आखिरकार मैं कहाँ जाऊँ? मुझे नया शरीर चाहिए। और अब उसे लिलिया के फादर की बॉडी दिख जाती है और अब वो प्लान बनाता है कि अब वो फाइनली उसकी बॉडी में एंटर होके आएगा। और अब इसीलिए डीमन गॉड की सोल सीधा ही लिलिया के फादर की बॉडी पर अटैक कर देती है और अब फाइनली वो उसे पजेस कर लेता है। और लिलिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। इतने में हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड फाइनली उसकी बॉडी पर पजेस कर लेता है। वो उससे बोलना शुरू करता है, देख बच्चे, अपनी स्वॉर्ड नीचे फेंक ले, वरना मैं तेरी फियांसे को खत्म कर लूंगा। एरियल को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो किस फियांसे के बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी डीमन गॉड उससे बोलना शुरू करता है, इस बॉडी के मेमोरी के हिसाब से तुम उसके फियांसे हो। अच्छा, तो क्या ऐसा है? तो मैं तुम दोनों को ही एक साथ काट लूंगा। एरियल, तुम क्या बोल रहे हो? और अब वो डीमन गॉड लिलिया को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। लेकिन तभी एरियल उससे बोलना शुरू करता है, तुम इस बॉडी को कभी भी पजेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बॉडी का होस्ट काफी स्ट्रांग है। और वहीं हम देखते हैं कि लिलिया के फादर अब अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल पाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी विल पावर काफी स्ट्रांग थी। डीमन गॉड, तुझे क्या लगा, क्या मेरी बॉडी पर कंट्रोल पाना इतना ईजी होगा? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी प्राइम फॉर्म में होता तो मैं ही तुझे खत्म कर लेता। लिलिया के फादर उस स्वॉर्ड को सीधा ही एरियल की ओर आगे फेंकते हैं और अब एरियल भी फाइनली उस चीज पर इन्फिनिट डैश एबिलिटी का यूज करके डीमन लॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। आगे हम लीला के फादर को देखते हैं, जिसने कि अब गिल्ड में फाइनली कम बैक कर लिया है और अब वो बाकी लोगों को स्वॉर्ड की ट्रेनिंग देना भी शुरू करता है। लेकिन उसका ट्रेनिंग देने का तरीका काफी ज्यादा अग्रेसिव था, इसीलिए अब सभी लोग उससे काफी ज्यादा डर चुके थे। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि अब वो लोग गिल्ड छोड़कर कहीं और निकल जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिलिया एक स्वॉर्ड्समैन के पास जाती है और वो उसे समझाना शुरू करती है और वो उससे बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं, मैं उधर नहीं जा सकता, क्योंकि मिस्टर रैट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्या यहाँ पर एरियल में ही है? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। आगे जाकर अब हम लोगों को पता चलता है कि एरियल ने तो पहले ही इस गिल्ड को यहाँ पर छोड़ लिया है और अब उसी के पीछे पीछे रना भी कहीं गायब हो चुकी है। और लिलिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि एक बार जाने से पहले एरियल उससे मिला तक नहीं, यहाँ तक कि अब तो उन लोगों की शादी भी नहीं हो पाएगी। वहीं हम लोग एरियल को देखते हैं, जो कि एक वैगन में बैठा था और अब वो अपने विलेज की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। यहाँ तक कि अब बाकी लोगों को भी इस बारे में पता चल चुका था कि एरियल ने ही स्वॉर्ड गॉड कप को जीत लिया है। आगे अब वो लोग वापस से अपनी विलेज की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहां पर कि हम लोग एरियल की मॉम को देखती है और वो गार्डनिंग कर रही थी। लेकिन तभी पीछे से एरियल अपनी एबिलिटी का यूज करके वहां पर जल्दी से आ जाता है। लेकिन उसकी मॉम कोई आम स्वॉर्ड्समैन नहीं थी, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती कि उसके पीछे कोई ना कोई तो है। आगे अब वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी मॉम उस पर डिवाइन स्टेप की एबिलिटी का यूज करके सीधे ही उसके पास आ जाती है। एरियल को लगता है कि अभी भी वो काफी ज्यादा वीक है, क्योंकि अगर गलती से भी उसकी मॉम के हाथ में इस वक्त तलवार होती तो वो मारा जाता। आगे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग फॉरेस्ट के अरीना में जाएगी और वहां पर वो लोग ट्रेनिंग करना शुरू कर लेंगे।
आगे हम देखते हैं कि वो जल्दी से वहां पर निकल जाते हैं। सबसे पहले वो लोग स्वॉर्ड फाइट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एरल की मॉम अपने डिवाइन वेपन का यूज करके आगे बढ़ना शुरू करती है और सीधा ही एरल पर अटैक मार देती है। लेकिन एरल जैसे तैसे करके डिवाइन स्टेप से बच जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। एरल अपने मन में सोचता है कि उसे अग्रेसिव होकर लड़ना होगा, क्योंकि अगर उसने अभी ऐसा नहीं किया तो वो मारा जाएगा। इसीलिए वो अपनी मॉम पर सबसे पहले ट्विन ब्लेड स्लाइस की एबिलिटी का यूज करता है, लेकिन उसकी मॉम को उससे कुछ भी नहीं होता। एरल अपनी मॉम से पूछता है, मॉम आखिरकार आपने पहले कौन सी एबिलिटी का यूज किया था? लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है, अरे नहीं, मैंने अभी तक इस फाइट में किसी भी एबिलिटी का यूज नहीं किया। और जब एरल को इस बात का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। आगे अब वो लोग वापस से स्वॉर्ड फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस वक्त उन लोगों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ तक कि गांव के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि फॉरेस्ट में कोई मॉन्स्टर आ चुका है, इसीलिए वो काफी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन तभी हम लोग एरल और उसकी मॉम को देखते हैं, जो कि अब स्काई में फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एरल की स्किल उसकी मॉम से काफी ज्यादा वीक थी। सबसे पहले एरल की मॉम उस पर ऑरा मैजिक का यूज कर लेती है, लेकिन एरल जैसे तैसे करके उसे नलिफाई कर देता है। लेकिन अब एरल की मॉम काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। वो अपनी स्वॉर्ड में अपनी ऑरा को डाल देती है और सीधा ही एरल पर टूट पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं एरल के पास भी अब थोड़ी बहुत पावर आ चुकी थी और अब वो उसके अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन तभी हम लोग राइनर को देखते हैं, जो कि एरल के पीछे पीछे उसे ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। लेकिन जब वो उसके घर तक पहुंचती है, वहां पर उसकी मुलाकात एरल की बहन से होती है। राइनर उसे पूछती है, आखिरकार तुम्हारा भाई एरल कहाँ है? लेकिन एरल की बहन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही जेलस फील करती है। वो उसे गुस्से में आकर बोलती है, मेरा भाई और मेरी मॉम यहाँ पर नहीं है, और हाँ, तुम काफी मोटी हो। मीरा को राइनर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि राइनर उसकी भाई की गर्लफ्रेंड है। वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से एरल और उसकी मॉम वहां पर आ जाती है। और जब राइनर एरल की मॉम से मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी। यहाँ तक कि अब मीरा भी एरल के आने पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। राइनर एरल से पूछती है, आखिरकार तुम लोगों की कॉम्बैट में किसकी जीत हुई? लेकिन तभी उसकी मॉम बोलती है, इस बार मैं हार गई, क्योंकि एरल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। लेकिन एरल इस बात से काफ़ी नाखुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि उसकी मॉम की एबिलिटी वक्त के साथ धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रही है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एरल की मॉम राइनर से पूछती है, आखिरकार तुम एरल की गर्लफ्रेंड कब बनी? राइनर इस बात को सुनकर काफ़ी शाय हो चुकी थी। वो बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे अब वो लोग गिल्ड के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी राइनर एरल को बोलती है, तुम्हें गिल्ड से यहाँ पर बिना बताए नहीं आना चाहिए था। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विलेज का गार्ड इवांस भी अब वहां पर आ चुका था। वो एरल की मॉम से बातचीत करना शुरू करता है और वो उसे कहता है, स्वॉर्ड गॉड, फॉरेस्ट में कुछ मॉन्स्टर्स थे और अब सभी के सभी लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। लेकिन तभी एरल और उसकी मॉम को याद आता है कि वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं था, बल्कि वो तो उनके कॉम्बैट से होने वाली आवाज़ थी, जिसकी वजह से कि सभी के सभी गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैंने उसे खत्म कर लिया है। और जब इवांस राइनर को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका था, क्योंकि वो उसकी बेटी थी। और जब वो उसे देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। वो उसे पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कब आई? मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि मैं स्वॉर्ड गॉड से स्वॉर्ड चलाना सीख सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरल की मॉम उसे बोलती है, नहीं, ये यहाँ पर इसीलिए आई है क्योंकि इसे सीखना है कि आखिरकार एक अच्छी हाउसवाइफ कैसे बनाया जाता है। और अब एरल की मॉम ने उसे एक अच्छी सी वाइफ बनाने के लिए अपने हाथों में उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। लेकिन अब बेचारी राइनर भी कुछ भी नहीं कर पाती, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे अब ऐसा करना ही पड़ता है। लेकिन तभी हम एरल को देखते हैं, जो कि अपने यूजलेस फादर के पास जाता है और अब वो उससे बातचीत करना शुरू करता है। एरल का फादर उस पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड था, क्योंकि उसने फाइनली स्वॉर्ड गॉड कप के टूर्नामेंट को जीत लिया है, और यहाँ तक कि वो एक क्लासलेस था। लेकिन तभी एरल अपने फादर से पूछता है, फादर, मुझे वो सीखना है।
नहीं एरिल, तुम उस चीज़ को नहीं सीख सकते। नहीं, पर मुझे सीखना है। मैंने क्लासलेस होकर पर फिर भी स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट को जीत लिया। प्लीज़ मुझे वो सीखना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरिल के फादर उसे समझाना शुरू करते हैं। वो उसे बताते हैं, एरिल, तुम्हारे पास मैजिकल एनर्जी नहीं है, इसीलिए तुम मैजिक नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो उसे भरोसा दिलवाता है और अब कहीं ना कहीं उसका फादर मान जाता है। लेकिन तभी हम लोग राइनर को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। वही हम देखते हैं कि स्वॉर्ड गॉड उसे ये सिखाना शुरू करती है कि आखिरकार एक सब्जी को कैसे काटा जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राइनर तो उस पर अपनी पावर का यूज कर देती है और वो सब्जी के साथ साथ टेबल को भी काट कर रख देती है। और जब मीरा इस चीज को देखती है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि इस बीच में ही उसका फेवरेट कप भी एकदम टूट कर चकनाचूर हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड गॉड उसे समझाना शुरू करती है और उसे इस चीज को सिखाती है कि उसे अपने पावर, माइंड और बाकी चीजों पर भी काम करना होगा। और अब कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेट हो चुकी थी। लेकिन तभी राइनर उसे पूछती है, मुझे जहां तक याद है कि एरिल की एक बड़ी बहन भी थी, आखिरकार वो कहाँ है? कि एरिल की मॉम उसे बताती है कि वो कुछ काम से किंगडम से बाहर जा चुकी है ताकि वो ट्रेनिंग कर सके और अपनी क्लास को वापस से ले सके। और वहीं हम देखते हैं कि एरिल तो अभी भी अपने फादर के साथ ही था। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं कि आखिरकार एरिल कैसे मैजिक एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सबसे पहले एरिल का फादर उसे मैजिक करना सिखाता है। वो एक टूटे हुए कप को लेता है और बोलता है रीबिल्ड, और वो सीधा ही 2 सेकंड के अंदर ही एकदम जुड़कर तैयार हो चुका था। और अब कहीं ना कहीं एरिल को इस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका था। वो सबसे पहले अपने फादर के साथ जाता है और उसकी मदद करना शुरू करता है। उसका डैड उसे कहता है, तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिक को सिर्फ और सिर्फ वही इंसान यूज कर सकता है जिसके पास की मैजिकल एनर्जी होती है। लेकिन तभी एरिल उसे बताना शुरू करता है कि जिस दौरान वो गिल्ड में था तो राइनर उसे काफी ज्यादा पीटा करती थी। क्या मतलब वो इस टाइप की लड़की है? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे एरिल उसे समझाना शुरू करता है कि उसने गिल्ड में रहकर और गॉड स्किल की मैजिकल एबिलिटी को पाने के लिए काफी सारे गंगा जल को पी लिया था। लेकिन तभी एक दिन लिलिया उसके पास कुछ पोशंस को लेकर आ चुकी थी, लेकिन वो पॉइजनस भी हो सकते थे। लेकिन एरिल ने सीधा ही बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लिया, जिसके बाद कि उसे लगा कि उसकी बॉडी में कुछ तो हील हो रहा है। क्या तुमने उसे पी लिया? तुम्हें उसे नहीं पीना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं एरिल के फादर को समझ आ चुका था कि आखिरकार उसके बेटे ने उस वक्त पिया क्या था। वो उसे बोलता है, जल्दी से अपने पूरी बॉडी की एनर्जी को अपने हाथ में कलेक्ट करो। और एरिल भी उसके कहने पर उसी चीज को करना शुरू करता है। और लकीली अचानक से हम देखते हैं कि एरिल के हाथ में तो सच में एक मैजिकल बॉल प्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन वो काफी ज्यादा पिद्दी सा था। उसका फादर अब काफी खुश हो चुका था। वो उसे बोलता है, एरिल, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मैजिकल एनर्जी है, यानी कि तुम मैजिक को यूज कर सकते हो। लेकिन एरिल का स्टैमिना काफी लो था, इसीलिए वो इतना सा करने के बाद थक कर बेहोश हो चुका था। एरिल, तुमने स्वॉर्ड गॉड के टूर्नामेंट को जीत लिया, लेकिन बात कहें तो तुम्हारी मैजिकल एनर्जी एक छोटे से पिंदे से बच्चे से भी काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद एरिल सबसे पहले पोशन शॉप में जाता है और वहां से बहुत सारे पोशन को खरीद लेता है। वो वापस आता है और ट्रेनिंग करना शुरू करता है। वो काफी ज्यादा वीक था और यहाँ तक कि उसके पास कोई भी मैजिकल माना नहीं था, इसीलिए वो दिन रात सुबह शाम कड़ी प्रैक्टिस करता है। और आखिर में जाकर अब फाइनली उसके पास थोड़ी बहुत मैजिकल पावर तो आ ही चुकी थी। आधे साल के गुजरने के बाद अब एरिल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रांग तो हो ही चुका था, और यहाँ तक कि अब उसे फायर मैजिक करना भी आ चुका था। आगे हम देखते हैं कि एरिल का फादर सबसे पहले उसे एक पर्चे को दे देता है जिस पर कि कुछ स्पेल के मंत्र लिखे हुए थे। लेकिन तभी वो उसे बोलता है, एरिल, तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है और कोई भी गिफ्ट नहीं है। अगर तुम्हारे पास होती तो तुम्हें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती और तुम्हारे माइंड में ही स्पेल बन जाती, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, इसीलिए तुम्हें स्पेल्स को भी पढ़ना होगा। लेकिन एरिल हर वो चीज करने के लिए तैयार था जिससे कि वो थोड़ा और बहुत स्ट्रांग बन पाए। एरिल, अगर तुम्हें मैजिक सीखना ही है तो तुम्हें सिटी ऑफ मैजिक में जाना होगा। क्या सिटी ऑफ मैजिक? आखिरकार वो होता क्या है? वो एक ऐसी जगह है जहां पर कि जादूगर रहते हैं। अच्छा, तो हाँ, मुझे उसे ज्वाइन करना है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उसके मिनिमम लेवल तक पहुंचना होगा, और अभी तो तुम मिनिमम लेवल तक भी नहीं पहुंचे। और अब एरिल काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके सिटी ऑफ मैजिक में जाना था। रात के समय जब सभी के सभी लोग खाना खाने के लिए साथ बैठते हैं तो सभी लोगों को राइनर का बनाया गया खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब धीरे धीरे करके राइनर की स्वॉर्ड्समैनशिप और कुकिंग भी काफी ज्यादा ओपी हो चुकी थी। मैजिक काफी अच्छा होता है, अब मुझे भी सिटी ऑफ मैजिक में जाना है। आगे हम 3 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं राइनर अभी भी एरिल के घर में रहकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रही थी, और यहां तक कि अब उसकी कुकिंग की स्किल्स काफी ज्यादा ऑसम हो चुकी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मीरा रोते रोते उन लोगों के पास आती है। मीरा, आखिरकार क्या हुआ? वो उन लोगों को बताती है, जब मैं एरिल को उठाने के लिए उसके रूम में गई, लेकिन तब वो वहां पर था ही नहीं। वहां पर तो बस सिर्फ और सिर्फ ये लेटर रखा हुआ था। बाद में जाकर अब उन लोगों को पता चलता है कि एरिल में तो घर को छोड़ लिया है और वो निकल चुका है मैजिक की तलाश में सिटी ऑफ मैजिक के लिए। इतने में हम देखते हैं कि राइनर को भी अपना पास्ट याद आ जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी फैमिली के साथ कुछ ऐसा ही किया था। लेकिन अब वो लोग मान जाते हैं,
क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर एरल को कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनना है तो उसे सिटी ऑफ मैजिक की ओर आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि एरल का इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है कि उसे कैसे भी करके स्ट्रांगेस्ट बनना होगा। आगे हम एरल को देखते हैं जो कि अभी भी वैगन में था और उसके साथ 3 और बच्चे भी थे। लेकिन तभी एरल वैगन ड्राइवर से पूछता है, आखिरकार हम कब तक सिटी ऑफ मैजिक पहुंचेंगे? हाँ, तकरीबन 2 दिन तो लग ही जाएगी। आगे हम देखते हैं कि अब एरल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और अब उसके साथ के बाकी बच्चे आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। उनमें से एक बच्चे का नाम काइटो था और वो काफ़ी ज़्यादा बड़बोला था। वो एरल को देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू करती है। इतने में ही वो एरल से पूछना शुरू करती है, अंकल आखिरकार आप कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ सिटी ऑफ मैजिक में। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जो एरल है वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन तभी एक लड़की बोलती है, उसका मजाक मत उड़ाओ, क्या पता वो एक फेलियर हो और उसके पिछले एग्जाम में बैक आ चुकी होगी। लेकिन एरल उन लोगों को बिल्कुल भी समझा नहीं पाता कि उसका फर्स्ट टाइम है सिटी और मैजिक में जाने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरल उन लोगों को बताना शुरू करता है, मैं एक क्लासलेस हूँ। लेकिन काइटो बीच में ही उसकी बात को काट देता है और वो उसे पूछता है, अंकल वैसे आपका मैजिक टाइप क्या है? मेरा तो रेड है, यानी कि मैं फायर मैजिक का यूज़ कर सकता हूँ। और तभी एरल को अपने फादर की कही गई बातें याद आती हैं। रेड का मतलब होता है फायर मैजिक, ब्लू का मतलब होता है वाटर मैजिक, येलो का मतलब होता है अर्थ मैजिक, वाइट का मतलब लाइट और ब्लैक का मतलब होता है डार्क मैजिक। मेरे पास तो कोई भी क्लास नहीं है, क्योंकि मैं एक बिना क्लास का आदमी हूँ। लेकिन तभी सभी के सभी बच्चे उस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। काइटो से बोलता है कि आखिरकार ये कितना गंदा सा जोक था। पर तभी एरल अपने आईडी कार्ड को उन लोगों को दिखा देता है, जिस बात को देख करके वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। क्या क्लासलेस? आखिरकार कोई ऐसा भी हो सकता है? उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी क्लास नहीं होती। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से सभी के सभी घोड़े काफिला डर चुके थे, क्योंकि फॉरेस्ट में से काफ़ी भयानक आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थी। इतने में ही वैगन ड्राइवर उन लोगों को बताता है, मुझे लगता है कि आगे कोई ट्रोल किंग है, क्योंकि मेरे घोड़े काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं और मेरे घोड़ों के लग चुके हैं। इतने में ही अब बाकी के लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तो बच्चे ही थे और ना ही तो उन लोगों को मैजिक करना बिल्कुल भी आता था। लेकिन फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ मिलकर उस ट्रोल मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे और उसे खत्म करेंगे। अचानक से फॉरेस्ट में से एक बहुत बड़ा ट्रोल मॉन्स्टर वहां पर आ चुका था, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। एक और ट्रोल किंग पीछे से आता है और उस ट्रोल मॉन्स्टर को वहां से भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि वहां पर तो सच में एक ट्रोल किंग वहां पर आना शुरू हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था। काइटो अकेला ही उसे भिड़ने के लिए आगे जाता है। वो सबसे पहले उस पर फायर बॉल्स उसे अटैक करता है, लेकिन उसका मैजिकल माना काफ़ी ज़्यादा वीक था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता और बाकी बच्चों की तो फटकर एकदम 4 हो चुकी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरल आगे बढ़ता है और वो अपने मैजिक का यूज़ करता है और उसके एक मैजिक से ही वो ट्रोल किंग जलकर एकदम भस्म हो चुका था। और जब बाकी लोगों को इस बारे में पता चलता है कि ये एक्सप्लोजन किसी और ने नहीं बल्कि एरल ने किया है, तो वो लोग उससे माफ़ी मांगना शुरू करते हैं। क्या कहीं आप एक सुप्रीम मेज तो नहीं, और ये वाली मैजिकल स्पेल तो सिर्फ और सिर्फ आँख मेज कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरल सीधा ही घोड़ों के पास जाता है और उन लोगों को 2 सेकंड में हील कर देता है। जल्दी से मुझे सिटी ऑफ मैजिक में ले जाओ। और यहाँ तक कि काइटो तो एरल का फैन ही बन चुका था। मास्टर, आज से मैं आपको मास्टर कहकर पुकारूंगा। आगे अब वो लोग फाइनली सिटी ऑफ मैजिक में पहुंच चुके थे और हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। आगे अब एरल अकेले ही आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी वो बच्चे भी अब उसके पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि काइटो तो उसका एक पालतू पेट बन चुका था। उन लड़कियों को लगता है कि एरल ने उस पर कुछ जादू टोना कर लिया है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। आगे हम देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली किंगडम तक पहुँच चुके थे और वो किंगडम तो सच में काफ़ी ज़्यादा ओपी था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइटो एरल को बोलता है, मास्टर क्या आप भी रेड यूनिवर्सिटी का मैजिकल एग्जाम दोगे? क्या मतलब रेड यूनिवर्सिटी? क्या यहाँ पर अलग अलग मैजिक टाइप के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे अब वो लड़कियां भी अपने मैजिकल मामा के बारे में एरल को बता देती हैं। दरअसल जो ब्लू हेयर लड़की है वो एक वाटर मैजिशियन है और ग्रीन वाली एक विंड मैजिशियन है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं और सबसे पहले एरल और काइटो फायर मैजिशियन के लिए वहां पर निकल जाते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द फायर मैजिशियन बन पाए। लेकिन सबसे पहले वो लोग गिल्ड में जाते हैं ताकि वो लोग वहां रहकर अपने आप को रजिस्टर कर पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरल अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे यहाँ से भी वापस जाना होगा क्योंकि मैं क्लासलेस हूँ। आगे हम देखते हैं कि अब एरल अपने फॉर्म को उन लोगों को दे देता है, लेकिन वो बिना कुछ दिक्कत के एक्सेप्ट हो जाता है। आगे जाकर अब वो रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, आपकी क्लास से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैजिकल एनर्जी होनी चाहिए। और अब काइटो भी फाइनली वहां पर रजिस्टर हो चुका था और अब वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे जल्द से जल्द एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। और अब वो लोग फाइनली एडना तक पहुंच चुके थे। उन लोगों का बस एक ही मिशन होने वाला है, उन लोगों को अपनी मैजिकल स्पेल से इन नाइट्स पर अटैक करना होगा। आगे अब वहां पर एक अजीब सा बच्चा आता है। वो काफी ज्यादा रूड भी था और वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था।
क्या ये सभी के सभी बच्चे इन मेटल नाइट्स को सिर्फ और सिर्फ छू ही रहे हैं? मेरा एक ही मकसद है कि मुझे इन मैजिकल नाइट्स को एकदम मेल्ट करके रखना है। वो बच्चा काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, लेकिन तभी काइटो से बोलता है, अबे तो पागल है क्या? जो मेरे मास्टर हैं उनके पास काफी ओपी सामान है। आगे अब वो बच्चा अपनी अग्नि शक्ति का यूज करके सीधा ही उस नाइट पर मार देता है। और उसकी मैजिकल माना तो सच में ही काफी ज्यादा ओपी थी, क्योंकि वो एक एडवांस क्लास का मेज था। वो उस नाइट पर एक टोर्नाडो को मार देता है और अब सभी के सभी बच्चे उसे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। लेकिन तभी काइटो वहां पर जाता है और वो उसे बोलना शुरू करता है, हाँ मुझे पता था कि मेरे मास्टर तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। देखो देखो वो नाइट अभी तक वहां पर जिंदा है। लेकिन तभी एरिल उसे जोरदार मुक्का मारकर वहां पर चुप कर देता है। एरिल उसे बोलता है, उधर देखो वो नाइट अभी भी वहीं पर है। क्या? आखिरकार ये कैसे हो गया? बाद में जाकर उन लोगों का टीचर उसे बताता है कि वो कोई मेटेलिक नाइट नहीं बल्कि मिथ्रिल ओर का बना हुआ नाइट है, जिसे कि येलो स्कूल ने अपने हाथों से खुद बनाया था। और अब बाकी के बच्चे भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि मिथ्रिल इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे रेयर आइटम था। और अब फाइनली एरिल की बारी आ चुकी थी। एरिल आगे बढ़ता है और वहां पर अपनी स्पेल को कास्ट कर देता है, लेकिन उसकी स्पेल काफी ज्यादा छोटी और पतली सी थी। एरिल अपनी इरप्शन स्पेल को उस नाइट पर छोड़ लेता है, लेकिन शुरुआत में तो कुछ भी नहीं होता। और अब वो बच्चा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ चुका था। वो बोलता है, हाँ जैसा कि मुझे लगा था, यहाँ पर मैं ही सबसे पावरफुल हूँ। लेकिन कुछ सेकंड बाद हम देखते हैं कि वो नाइट जो कि मिथिल का बना था, अब वो पिघलकर एकदम राख में बदल चुका है। और अब सभी लोग एरिल की इस पार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन अब एरिल बिना कुछ बोले ही वहां से कहीं और निकलना शुरू करता है। काइटो से पूछता है, आखिरकार अब कहाँ जा रहे हो? मुझे दूसरे स्कूल में भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाना होगा। अब हम देखते हैं कि एरिल अब फाइनली वाटर स्कूल में आ चुका है, जहां पर कि वही लड़की अपना एंट्रेंस एग्जाम देना शुरू करती है। और अब उसने भी फाइनली उस एग्जाम को क्लियर कर लिया था। लेकिन जैसे ही एरिल वहां पर जाता है, सबसे पहले वो आइसिस मैजिकल एबिलिटी का यूज करके मिथ्रिल ओर के बने हुए नाइट को 2 सेकंड में ही खत्म करके वहां से निकल जाता है। और सभी लोग उसकी इस पार को देखकर काफी हैरान हो चुके थे। लेकिन एरिल 2 शब्दों को नहीं बोलता और सीधा ही अब ग्रीन इंस्टीट्यूट में जाना शुरू करता है, ताकि वो वहां का भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सके। लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात वापस से कैलोट से होती है। वो कैलोट को बोलता है, क्या तुम फेल हो चुकी हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम को ही नहीं दिया। यहाँ तक कि अभी तक मैं रजिस्टर भी नहीं हुई। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ। नर्वस? आखिरकार वो क्या होता है, और आखिरकार कोई ह्यूमन नर्वस क्यों होता है? आगे अब एरिल उसे समझाना शुरू करता है कि नर्वस होने से और फेल होने से कुछ भी नहीं होता, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए उसे एग्जाम तो देना ही होगा। और अब कहीं ना कहीं कैलेट भी उसकी बातों को सुनकर अब एग्जाम देने के लिए मान जाती है। और अब एरिल और कैलेट आगे बढ़ना शुरू कर देती है, ताकि वो जल्द से जल्द अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकें। और इस वाले एग्जाम में उन लोगों को विंड मिल को अपनी पावर से चलाना है। आगे हम देखते हैं कि अब एरिल वहां पर आ चुका है। सबसे पहले वो अपनी छड़ी से टोर्नेडो मैजिक का यूज कर लेता है, लेकिन उसका मैजिक काफी पावरफुल था, इसीलिए वो विंड मिल ही एकदम टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी। और यहां तक कि एरिल ने इस वाले एग्जाम को भी एकदम पास कर लिया था। आगे अब एरिल यहीं पर नहीं रुकता। सबसे पहले वो येलो यूनिवर्सिटी जाता है और उसके बाद वो व्हाइट यूनिवर्सिटी में जाता है। और अब कैलेट ने भी अपने एंट्रेंस एग्जाम को फाइनली कंप्लीट कर रख दिया है। एरिल ने अब सभी के सभी एंट्रेंस एग्जाम को पार कर लिया था, सिवाय डार्क स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को। इसीलिए वो जल्दी से डार्क स्कूल में, जहां पर कि ब्लैक मैजिक सिखाया जाता है, वहां पर जाता है। सबसे पहले उसे एक बक्से में एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है। अचानक से वहां पर एक अजीब सी लड़की वहां पर आती है और वो बोलती है, आखिरकार मेरा पेट गोई कहां पर गया? वो उसे बताता है, मैंने इस बक्से में से किसी आवाज को सुना। और अब फाइनली उसे उसका पेट मिल चुका था। एरिल के पीछे से अचानक से वहां पर एक स्केलेटन लड़की आती है, लेकिन एरिल के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा ओपी थे, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर सीधे ही उसकी मुंडी को उससे अलग कर देता है। वो लड़की उसे बाद में बताती है, अरे मेरा नाम लेटिना है। क्या? लेटिना? ये तो मुझे काफी पसंद है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कहाँ चल रहा है? क्या एंट्रेंस एग्जाम? ये ब्लैक मैजिक स्कूल है और कोई भी बच्चा काला जादू नहीं सीखना चाहता, इसीलिए यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहा। एरिल को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए ना चाहते हुए उसे वहां से जाना ही पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक और बार फिर से एरिल की मुलाकात उन्हीं तीनों बंधु से बच्चों से होती है और अब वो एरिल के पीछे पड़ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं, मास्टर एरिल आखिरकार आप कौन से स्कूल में ज्वाइन करने वाले हो? नहीं, मास्टर एरिल ब्लू स्कूल में ज्वाइन करेंगे। नहीं, वो विंड स्कूल को ज्वाइन करेंगे। अरे नहीं नहीं, वो हमारे स्कूल में आने वाले हैं। लेकिन एरिल उन लोगों को समझाता है, नहीं, मैं 3 नहीं बल्कि एक साथ ही 5 स्कूल में ज्वाइन करने वाला हूँ। क्या मिस्टर एरिल 5 स्कूल को? दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मस्त सीन और फाइट देखने को मिलेगी। और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।